ओके, कम टू द टॉपिक। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज हम बायोडाइवर्सिटी पढ़ेंगे। आपने शायद ये नाम सुना होगा काफी। ये यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और सीएपीएफ सीडीएस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं। आपको बेसिक नॉलेज अगर इसकी है ना, इस कंसेप्ट की, अब तो इसमें से बहुत क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे कि अभी रिसेंटली जो 2020 का प्रीलिम्स गया है, इसमें अराउंड 8 से 10 क्वेश्चन आए हैं बायोडाइवर्सिटी में से। 8-10 क्वेश्चन बायोडाइवर्सिटी में से सिर्फ। इवन कि जितना मैं कराऊंगा इतने में से ही 6-7 क्वेश्चन तो इतने में से ही आए हुए हैं जितना मैं कराऊंगा, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, सर यूट्यूब पे लाइव नहीं है देवी जी, हम यहीं पे हैं सिर्फ, बस दैट्स इट। अभी कोई मैसेज नहीं करेगा प्लीज, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। कोई मैसेज नहीं करेगा प्लीज। मेरे को बार बार इंटरप्शन होती है अगर, क्योंकि आपका इधर मैसेज चलता है तो मेरा ध्यान बार बार इधर जाता है। ओके, सो प्लीज फोकस ऑन द स्क्रीन। तो जैसे कि हमारा टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी होती क्या है, कैसे उसको कंजर्व करना है, ठीक है, ये सब पढ़ेंगे हम, ठीक है। कैसे कंजर्व करने के क्या क्या तरीके होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है सर स्पीशीज डाइवर्सिटी। स्पीशीज समझते हो, अलग अलग तरह की नस्लों के जानवर, ठीक है, उनकी डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी तो समझते होगे, वैरायटी, ठीक है। और रिचनेस, रिचनेस मतलब ज्यादा क्वांटिटी में। एक ये एरिया है मान लो, और ये एक एरिया है, ठीक है। यहाँ पे टाइगर भी है, यहाँ पे लॉयन भी है, यहाँ पे डियर भी है, यहाँ पे रैबिट भी है, ठीक है। अब यहाँ पे इस एरिया में सिर्फ 4 जानवर हैं, लोयन है, टाइगर है, रैबिट है और डियर है। ओके, यहाँ पे 5 लोयन है, 5 टाइगर है आपके, ठीक है, इस एरिया में सपोज, और 5 ही रैबिट है आपके, और 5 आपके डियर हैं, ठीक है, और 5 आपके सपोज एलिफेंट है, ठीक है। सपोज हमने 5 स्पीशीज ले ली एलिफेंट की, ठीक है। तो आप मेरे को सिंपल सी बात है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि दोनों में से रिचनेस किसमें है। रिचनेस मतलब क्वांटिटी में ज्यादा किसमें है, ठीक है। सेकंड वाले में वेरी ऑब्वियस क्वेश्चन, ठीक है, वेरी ऑब्वियस आंसर, ठीक है। तो और डाइवर्सिटी किसमें है, सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी इसमें भी है, इसमें भी है, बट इसमें ज्यादा। जैसे इसमें एलिफेंट एक्स्ट्रा आ गया, ठीक है, तो इधर डाइवर्सिटी है। सपोज इधर सपोज पिग ले लेते अगर हम, ठीक है, ठीक है ना, सपोज हम पिग ले लेते तो यहाँ पे डाइवर्सिटी और ज्यादा हो जाती। समझ रहे हो मेरी बात, डाइवर्सिटी समझते हो ना। जैसे इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री। डाइवर्स कंट्री क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग तरह के अलग अलग रिलीजन के लोग हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं, ठीक है, अलग अलग कास्ट के लोग हैं, ठीक है। तो इस वजह से बोलते हैं कि इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री, ठीक है। यानी कि बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, स्पीशीज की डाइवर्सिटी होना प्लस रिचनेस होना। रिचनेस मतलब अच्छी क्वांटिटी में हो, समझ रहे हो मेरी बात। दैट इज वैरायटी एंड अबंडेंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, लिविंग इन अ पर्टिकुलर रीजन, इसको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। इंडिया की जो डाइवर्सिटी है वो 7 to 8% है। ग्लोबल डाइवर्सिटी मतलब ग्लोबली जितनी डाइवर्सिटी है, इंडिया के पास 7 से 8% है, ठीक है। ये आप याद रखना। इसमें 45,000 स्पीशीज हैं, वो प्लांट्स की हैं, ठीक है, जिसको फ्लोरा बोलते हैं। ओके, फ्लोरा रिलेटेड टू प्लांट्स किंगडम, ठीक है। सर स्लो है आपकी आवाज, मेरी आवाज स्लो आ रही है। एम आई ऑडिबल टू एवरीवन, एम आई ऑडिबल टू एवरीवन, प्लीज रिप्लाई यस। यार मैंने कहा ना, अगर आपको कोई इशू है तो इसका मतलब सिर्फ आपको ही, अगर मैसेजेस आने होते तो सारों के आ जाते हैं, ठीक है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड डोंट इंटरप्ट इन बिटवीन द क्लास प्लीज, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंडिया की 7 to 8% ग्लोबल डाइवर्सिटी है, ओके, जिसमें से 45,000 स्पीशीज है प्लांट्स की, जो फ्लोरा जिसको बोलते हैं, और एनिमल्स की है 91,000 स्पीशीज, दैट इज फोना। फोना, FAUNA, ओके, फ्लोरा एंड फोना, आपने सुना होगा ये वर्ड्स, ठीक है। सॉरी आई कैन नॉट टाइप मच। रुक रुक के आ रही है, सभी को रुक रुक के आ रही है आवाज, किसी को प्रॉब्लम है? ओके यार प्लीज, यार प्लीज,
एक अच्छा सा नेट पैक ले लो यार प्लीज, एटलीस्ट इतना तो कर ही सकते हो यार। एक 300-400 रुपए का रिचार्ज आता है यार, 3 महीने चलता है वो आई थिंक, उतना तो करो यार प्लीज। फिर बीच में इंटरप्शन होती है तो मेरे को बहुत इश्यू लगता है यार, प्लीज यार। आप मेरी कंडीशन समझो, मेरे को एक कंसंट्रेशन से, एक ना फ्लो होता है टीचर का, ना एक फ्लो होता है, एक लैब में पढ़ा रहा होता है, ठीक है। अगर इन बिटवीन वो टूट जाता है ना, तो वो फिर दोबारा से कई बार क्या होता है, कुछ अच्छे पॉइंट्स आ रहे होते हैं दिमाग में, ठीक है, लेकिन इन बिटवीन आपका मैसेज आ जाता है तो वो पॉइंट्स एकदम भूल जाता है बंदा, ठीक है। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड यार, प्लीज, ठीक है। चलो, कम टू द टॉपिक। मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। बायोडाइवर्सिटी मींस स्पीशीज डाइवर्सिटी प्लस रिचनेस, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको 2 स्पेसीज के एग्जांपल बताए। पहले स्पेस में हमने 4 जानवर लिए, जिसमें रैबिट था, टाइगर था, लॉयन था और डियर था, ओके। और इसमें दूसरे में लॉयन, टाइगर, डियर, एलिफेंट, पिग ले लिया, रैबिट ले लिया, ठीक है। सबकी क्या कहते हैं, डाइवर्सिटी भी ज्यादा है और रिचनेस भी ज्यादा है। रिचनेस बोले तो अबंडेंस में है, ठीक है, काफी ज्यादा मात्रा में है, ठीक है। तो दोनों में से रिचनेस किस बायोडाइवर्सिटी में, इसमें है, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी मींस जहां पे स्पीशीज की डाइवर्सिटी हो, अलग अलग तरह की, अलग अलग नस्लों के लोग, नस्लों के जानवर पाए जाते हो, या पेड़ पौधे पाए जाते हो, और उनकी रिचनेस हो, मतलब ज्यादा मात्रा में हो। ये नहीं कि तुम कहोगे कि मेरे घर के पास एक शेर रहता है और 2 सुअर रहते हैं और 3 खरगोश रहते हैं, तो हमारे घर के पास बायोडाइवर्सिटी है। नहीं, वो बायोडाइवर्सिटी नहीं होगी देवी जी, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात? यानी कि जहां पे वैरायटी होगी, काफी ज्यादा वैरायटी होगी, और जहां पे अबंडेंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स होंगे जो कि रह रहे होंगे इन अ पर्टिकुलर रीजन, ओके, तो उसको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। इंडिया हैज 7 to 8% ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी, जिसमें से 45,000 स्पीशीज इंडिया के पास प्लांट्स की हैं, और 91,000 स्पीशीज कौन सी हैं, एनिमल्स की हैं, ओके। वेरी सिंपल, इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं हमने पढ़ाई। नाउ द क्वेश्चन इज कि हाउ टू कंजर्व दैट बायोडाइवर्सिटी। आपके पास 45,000 प्लांट्स हैं, 91,000 स्पीशीज आपके पास एनिमल्स की हैं। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू कंजर्व देम, उसको कंजर्व कैसे करेंगे। आई होप ये सभी को दिख रही होगी स्लाइड, ये मैंने एक्चुअली अपने नोट्स में से पिक्चर क्लिक की थी। सभी को दिख रही है? इज इट विजिबल? ओके ओके ओके, थैंक यू। बस बस, ठीक है ठीक है, आओ कम टू द टॉपिक। तो नाउ द क्वेश्चन इज कि हाउ टू कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी, उस बायोडाइवर्सिटी को हम कंजर्व कैसे करेंगे। देयर आर 2 वेज। द फर्स्ट वन इज इन सीटू conservation, in situ biodiversity conservation, and the second one is ex situ conservation. Now what's the meaning of in situ, ex situ? I hope you have heard this term in the newspaper or maybe in the exams, ठीक है। इन सीटू का मतलब होता है सर ऑन साइट, ऑन साइट, और एक्स सीटू का मतलब होता है ऑफ साइट। आपको शुद्ध हिंदी भाषा में समझाते हैं। ऑन साइट का मतलब, फॉर एग्जांपल, अब शेर है, शेर जंगल में रहता है, ठीक है, शेर घरों में तो नहीं रहता, शेर जंगल में रहता है, ठीक है। लेकिन अगर हम उसकी देखभाल उसी जंगल में ही करें तो वो तो होगी इन सीटू कंजर्वेशन, यानी जिस जंगल में रहता है उसी जंगल में उसको कंजर्व कर रहे हैं, उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसके आसपास फेंसिंग लगाई हुई है ताकि कोई बाहर से कोई पोचिंग ना कर सके, या कोई इसको किल ना कर सके, कोई हंटर इसको मार ना सके, शूट ना कर सके, ठीक है। उसका मतलब होता है ऑन साइट, यानी कि जहां वो रह रहा है, जहां उसका नेचुरल हैबिटेट है, वहीं पे कंजर्व करना, ठीक है। दूसरा केस क्या होता है, अब सपोज करो, मान लो कोई रैबिट है, ठीक है। अब एक जंगल, उस जंगल में वो रैबिट की सारी नस्लें खत्म हो चुकी हैं, ठीक है। अब आपको वो कंजर्व करना है कि भाई दुनिया में कल को हमारे बच्चे भी आएंगे, उनको भी खरगोश देखना है, ठीक है। आपने क्या किया, वो खरगोश को, खरगोश रहता तो जंगल में है, ठीक है, लेकिन आपने जंगल से उठा के आपने कहाँ पे रख दिया, जू में, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। या फिर आपने कोई जीन बैंक में रख दिया, या सीड बैंक में रख दिया, या फिर आपने उसको किसी पिंजरे विंजरे में रख दिया, ठीक है। तो उसको बोलते हैं ऑफ साइट कंजर्वेशन। आपने इसलिए रखा कि ताकि दूसरी जगह ले जाके इसको मैं कंजर्व कर सकूं, ताकि इसकी स्पीशी को, यानी इसकी नस्ल को मैं बचा सकूं, तो उसको बोलते हैं ऑफ साइट, यानी कि उसके नेचुरल हैबिटेट से उठा के दूसरी जगह रखना। अब इसका इंग्लिश वर्जन पढ़ेंगे। In situ conservation means conserve one or more species in their habitat, that is where they naturally occur, मतलब जहां वो, मतलब पैदा हुए हैं, जहां वो, मतलब उनकी परवरिश हुई है, जहां वो बड़े हुए हैं। शेर जंगल में पैदा हुआ था, जंगल में ही उसकी देखभाल हो रही है, ठीक है। दैट इज conserve one or more species in their habitat where they naturally occur. Just remember this term, naturally occur, ठीक है। Example, conserving tiger in tiger reserves, okay, और राइनोज इन देयर हैबिटेट, ठीक है, वेयर दे फाउंड, जहां पे भी वो पाए जाते हैं, राइनोसोर्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल, इसका एग्जांपल क्या है, जैसे नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, डब्ल्यूएस बोले तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज,
बी एस बोले तो बायोस्फीयर रिजर्व्स, एंड द लास्ट वन इज जीन सेंचुरीज। ठीक है, जीन सेंचुरीज में बेसिकली क्या होता है कि उनके जेनेटिक्स लेते हैं, ठीक है, उससे उनकी क्या कहते हैं, मेल फीमेल की क्रॉस करवा के उनके आगे सपोज फर्दर बच्चे होते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं जीन सेंचुरीज। ओके, तो इन सीटू कंजर्वेशन, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स और जीन सेंचुरीज। ओके, द नेक्स्ट वन इज एक्स सीटू, दैट इज ऑफ साइड, व्हेन स्पीशीज टेकन आउट फ्रॉम इट्स नेचुरल हैबिटेट, मतलब उसकी जो नेचुरल हैबिटेट है, फॉर एग्जांपल जैसे टाइगर जंगल में पाया जाता है, तो जंगल में से निकाल के आप कहीं और रख रहे हो, दैट इज व्हेन स्पीशीज टेकन आउट फ्रॉम इट्स नेचुरल हैबिटेट एंड कंजर्व्ड, यूजुअली मल्टीप्लाइड इन एन आउटसाइड फैसिलिटी लाइक जू। ठीक है, जू में जानवर बाहर से जंगलों से लाके एक जू में पिंजरे में डाल के रखते हैं ना, ताकि आप जैसे टूरिस्ट जाएं उसको देखें। ठीक है, लाइक जू, कैप्टिव ब्रीडिंग सेंटर। ओके, बोटेनिकल गार्डन आपको पता है कि पौधों के गार्डन को बोलते हैं बोटेनिकल गार्डन। ठीक है, दिस एक्स सीटू कंजर्वेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर सीई स्पीशीज। सीई बोले तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज। ठीक है, आपको शायद पता हो, आपने ये टर्म सुनी हो, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, अगर जिसने नहीं सुनी है, अपने नोट्स में साइड में लिख लो, IUCN के बारे में आपको R&D करनी है, उसके बारे में बताना है। ठीक है, उसने 4-5 कैटेगरीज में स्पीशीज को डिवाइड किया गया, इंडेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, एक्सटिंक्ट। ठीक है, एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड। ठीक है, 5-6 कैटेगरीज हैं। ठीक है, उसके हिसाब से स्पीशीज को डिवाइड किया गया। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखेंगे हम। एग्जाम्पल क्या है इसके एक्स सीटू कंजर्वेशन के, जैसे कि कैप्टिव ब्रीडिंग, सीड बैंक्स, जूस, IVF बोले तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। आपने इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बारे में सुना भी होगा शायद। IVF जिन लेडीज के बेबीज नहीं होते, ठीक है, तो उनको इस टेक्निक द्वारा बेबीज मतलब करवाते हैं, ये टेक्निक होती है। ठीक है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मतलब कि सपोज आपकी फर्टिलिटी कम है, जिस लेडी की या जिस जिस मेल की फर्टिलिटी कम है, ठीक है ना, हाँ बायो में है, ठीक है, शायद आपने पढ़ा भी होगा +2 में या 10th में जब भी। ठीक है, तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के थ्रू बेबीज बॉर्न होते हैं। ओके, क्रायो प्रिजर्वेशन होती है और टिश्यू कल्चर होता है। ठीक है, टिश्यूज लेके, प्लाज्मा लेके, DNA RNA होता है सभी के अंदर। ठीक है, उसका टिश्यूज लेके आगे फर्दर उसकी पॉपुलेशन को मल्टीप्लाई किया जाता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है ना, यूजुअली मल्टीप्लाइड। जस्ट रिमेंबर दिस वर्ड, यूजुअली मल्टीप्लाइड, दैट इज व्हेन स्पीशीज टेकन आउट फ्रॉम इट्स नेचुरल हैबिटेट एंड कंजर्व्ड, दैट इज यूजुअली मल्टीप्लाइड इन एन आउटसाइड फैसिलिटी। ठीक है, जो उसकी नेचुरल हैबिटेट है वहां से निकाल के उसको दूसरी जगह रखा जाए, जैसे कि जू, कैप्टिव ब्रीडिंग सेंटर, बोटेनिकल गार्डन। ओके, and there are some examples: captive breeding, seed banks, zoos, in vitro fertilization, cryopreservation, tissue culture. And this ex situ conservation is important for the critically endangered species. जैसे कि फॉर एग्जांपल critically endangered मतलब कि बहुत ही ज्यादा, मतलब इसकी प्रजाति अब खत्म होने वाली है। क्रिटिकली इंडेंजर्ड का मतलब ये है। ठीक है, उसका क्राइटेरिया क्या होता है, वो जब आप IUCN के बारे में पढ़ोगे, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के बारे में पढ़ोगे, तब तो आपको पता चल जाएगा कि क्या क्राइटेरिया होता है। मतलब कितनी स्पीशीज रह जाए तो उसको इंडेंजर्ड बोलते हैं, कितनी स्पीशीज रह जाए तो उसको क्रिटिकली इंडेंजर्ड बोलते हैं। ठीक है, वो आपका होमवर्क है, वो आपको करना है। ओके, तो ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज के लिए है, यानी कि स्पीशीज आर सपोज टू बी क्रिटिकली इंडेंजर्ड, दैट इज दे वर इन डेंजर, कि उनकी प्रजाति ना खत्म हो जाए। दैट्स व्हाई उनको उनकी नेचुरल हैबिटेट से उठा के दूसरी जगह रखा जाता है, ताकि उसको बाकी जानवर ना मार दें। ठीक है, उसको जू में रखा जाता है, कैप्टिव ब्रीडिंग सेंटर में, सीड बैंक्स में, IVF इन विट्रो, जैसे हमारे ह्यूमन बींग्स का IVF होता है, ऐसे जानवरों का भी होता है। ठीक है, दिस इज बेसिकली अ टेक्निक। ठीक है, IVF सेंटर्स होते हैं इनके भी, एनिमल्स के, प्लांट्स के, क्रायो प्रिजर्वेशन, टिश्यू कल्चर। ओके, so this is all about how to conserve the biodiversity. So I will repeat again this thing. There are two ways to conserve the biodiversity. The first one is in situ conservation, जहां पे वो नेचुरली पाए जाते हैं उनको वहीं पे ही कंजर्व करना, और एक्स सीटू यानी ऑफ साइट, यानी साइट से बाहर, यानी कि जहां वो नेचुरली पाए जाते हैं उनको वहां से उठाकर दूसरी जगह कंजर्व करना। वेरी सिंपल, इसमें कोई आई थिंक डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत ही सिंपल चल रहा है अभी तक। आई होप सभी को समझ आ रहा है। आगे चले हम, शैल वी मूव फॉरवर्ड। इजी है, वेरी गुड। ओके ओके,
सो लेट्स मूव फॉरवर्ड, ठीक है, तो आगे चलते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा इसमें काफी सारी चीजें हैं, जैसे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, जीन सेंचुरी, ठीक है। इस स्लाइड में हम नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन लोग, बच्चे क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती करते हैं कि वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के रट्टे मारने शुरू कर देंगे। भाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज अराउंड 100 प्लस हैं, ठीक है, और नेशनल पार्क्स आपके 500 प्लस हैं। जैसे कि आप देख सकते हो 553 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं और 101 नेशनल पार्क्स हैं। इट इज नॉट इजी टू रिमेंबर ईच एंड एवरी नेम, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का तो थोड़ा मुश्किल सा होता है, लेकिन ये होता है कि आपको अगर खाली नाम याद है तो आप उससे ये पता लगा सकते हो कि ये किस पर्टिकुलर स्टेट का है, ठीक है। लेकिन बच्चे क्या छोड़ देते हैं, नाम तो रट्टे लगा लेते हैं, लेकिन इसके बारे में नहीं पढ़ते कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क में डिफरेंस क्या है, ठीक है। अगर आपको इसका डिफरेंस पता हो, अब मैं जो समझा रहा हूं उसको बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि इसके बाद मैं क्वेश्चन रेस करूंगा, ठीक है। वो क्वेश्चन आपके यूपीएससी के प्रीलिम्स 2020 जो अभी गया था उसमें पूछा गया था, ठीक है। 3-4 क्वेश्चंस मैंने इसमें डाले हैं, ठीक है। तो अभी ध्यान से समझना, अगर इसको ध्यान से समझोगे तो देन यू कैन इजिली आंसर दैट क्वेश्चन, ओके। सो व्हाट इज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? an area other than area any area other than area comprised with any reserve forest or the territorial waters, ठीक है। या तो वो टेरिटरी का वाटर हो सकता है या फिर कोई रिजर्व फॉरेस्ट हो सकता है, दैट कैन बी नोटिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। साल 2017 या 16 के प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया था कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन घोषित करता है। तो ऑप्शन में था कि क्या कहते हैं, स्टेट गवर्नमेंट, सेंटर गवर्नमेंट और बोथ, ठीक है, और नन ऑफ द अबव। सो द आंसर हियर इज स्टेट गवर्नमेंट। ये मैंने हाईलाइट इसलिए किए हुए हैं ताकि इसके ऊपर फोकस करो आप। एनी एरिया देन एनी एरिया अदर देन एरिया कंप्राइज्ड विद एनी रिजर्व फॉरेस्ट, कोई भी फॉरेस्ट, कोई भी जंगल, उसको रिजर्व कर दिया कि ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और द टेरिटोरियल वाटर्स, ठीक है, कोई तालाब है, ठीक है। टेरिटोरियल मतलब कि जैसे सपोज टेरिटरी है हमारी, इंडिया की टेरिटरी है, उसी के बीच में जो वाटर्स हैं, कोई पॉन्ड हो गया, कोई लेक हो गया, ठीक है, दैट कैन बी नोटिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। जब स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाइड करेगी कि हाँ यार इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित किया जाएगा, ठीक है, टू कंस्टिट्यूट एज अ सेंचुरी इफ सच एरिया, उसको तब करेंगे, यानी कि वो कह रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट तब उसको सेंचुरी बोलेगी इफ सच एरिया इज ऑफ एडिक्वेट इकोलॉजिकल, फोनल जानवर से रिलेटेड, फ्लोरल, जियोमॉर्फोलॉजिकल, नेचुरल और जूलॉजिकल सिग्निफिकेंस। अगर उसकी इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है, इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, फॉनल वहां पे कोई डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स पाए जाते हैं, फ्लोरल मतलब वहां पे भिन्न भिन्न प्रकार की पौधों की वो पाई जाती हैं, जियोमॉर्फोलॉजिकल मतलब कि सपोज कोई पर्टिकुलर लैंड है, जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल जियोमॉर्फोलॉजी वैसे रिलेटेड होती है कि प्लेट टेक्टोनिक्स से, मतलब जो आपकी अर्थक्वेक की प्लेट्स होती हैं उससे रिलेटेड, ठीक है। कोई वोल्केनिक साइट है जहां पे वोल्केनो निकलता है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो उसको एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित कर सकती हैं। नेचुरल और जूलॉजिकल, ठीक है, जहां पे एनिमल्स वगैरह हो, ठीक है, उनकी सिग्निफिकेंस हो, फॉर द पर्पस ऑफ, और पर्पस क्या होगा बेसिकली, फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटेक्टिंग, प्रोपेगेटिंग और डेवलपिंग द वाइल्ड लाइफ और इट्स इन्वायरमेंट, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, सम रिस्ट्रिक्टेड ह्यूमन एक्टिविटीज आर अलाउड। ये क्वेश्चन आया हुआ था कि ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड होती है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में? यस होती है, बट सम रिस्ट्रिक्टेड ह्यूमन एक्टिविटीज आर अलाउड इनसाइड द सेंचुरी एरियाज ऑफ डिटेल विच आर गिवन इन चैप्टर 4 ऑफ द WPA Act 1972, दैट इज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ठीक है। इसके बारे में हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। अभी के लिए आप इतना समझो कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का जो चैप्टर नंबर 4 है उसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में दिया हुआ है। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, दोबारा से समझेंगे। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है? एक एरिया, वो जंगल हो सकता है या वो तालाब हो सकता है, ठीक है, जिसकी सिग्निफिकेंस है कि वहां पे भिन्न भिन्न प्रकार के पौधे पाए जाते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के जानवर पाए जाते हैं, जियोमॉर्फोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है, वहां पे कोई वोल्केनिक साइट है, या जूलॉजिकल सिग्निफिकेंस है, ठीक है। फॉर पर्पस क्या होगा, उसको रिजर्व क्यों करेंगे? बेसिकली प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि वहां की जो पेड़ पौधे हैं, वहां के जानवर हैं, उनको प्रोटेक्ट किया जाए, उनको प्रोपेगेट किया जाए, ठीक है, और डेवलप किया जाए, ठीक है।
और वहां पे सम रिस्ट्रिक्टेड ह्यूमन एक्टिविटीज आर अलाउड, जस्ट कीप दिस थिंग इन योर माइंड, ठीक है। जो कि वो कौन कौन सी ह्यूमन एक्टिविटीज हैं ये सब किसमें मेंशन्ड है, चैप्टर 4 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में, जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, ओके। उसके बाद आते हैं सर नेशनल पार्क्स। नेशनल पार्क्स भी क्या है, एन एरिया वेदर विद इन अ सेंचुरी और नॉट। ये सपोज आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के या तो अंदर होगा नेशनल पार्क, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, ठीक है। आपने कहीं सुनोगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के नाम भी वही है सेम, नेशनल पार्क्स के भी नाम सेम है, ठीक है। या तो वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर होगा, ठीक है, या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बाहर होगा, अलग से होगा, मतलब किसी सेपरेट जगह पे, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ लिखा हुआ है एन एरिया वेदर विद इन अ सेंचुरी और नॉट, या तो सेंचुरी के अंदर होगा या फिर बाहर होगा, ठीक है। दैट कैन बी नोटिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, अगेन स्टेट गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू नोटिफाइड अ पर्टिकुलर एरिया टू बी अ नेशनल पार्क और अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, स्टेट गवर्नमेंट हैज राइट, जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है, to be constituted as a national park by reason of its ecological, faunal, floral, geomorphological, zoological association or importance needed to for the purpose of same purpose, protecting, propagating or developing the wildlife therein or its environment, okay। जस्ट रिमेंबर, अब जो डिफरेंस है दोनों में, नेशनल पार्क और इसमें, ये डिफरेंस है दैट नो ह्यूमन एक्टिविटीज परमिटेड इनसाइड द नेशनल पार्क एक्सेप्ट वन इज परमिटेड बाय द चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन। वहां पे जो वार्डन होता है, जब तक वो नहीं अलाउ करेगा तब तक नहीं। जनरली बहुत ही रिस्ट्रिक्शन होती है नेशनल पार्क में, जस्ट रिमेंबर दिस थिंग। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में इतनी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, नेशनल पार्क्स में रिस्ट्रिक्शन ज्यादा होती है। आपसे पूछ सकता है कि wildlife sanctuary में human activities are allowed, the answer is yes। national park में human activities are not allowed, the answer is yes, okay। human activity permitted है नहीं है, सॉरी, ह्यूमन एक्टिविटी परमिटेड नहीं है, ठीक है। आपको चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन की परमिशन लेनी पड़ेगी, वो भी बहुत रेयरली मिलती है, ठीक है, जस्ट रिमेंबर दिस थिंग। ये भी चैप्टर 4 जो उसकी क्या कहते हैं रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो भी आपकी चैप्टर 4 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में मेंशन है, ठीक है। दोनों में क्या डिफरेंस है उसके बारे में हम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन मोड में पढ़ेंगे। तो डिफरेंस क्या है, द डिफरेंस बिटवीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क मेनली लाइज इन द वेस्टिंग ऑफ राइट्स ऑफ पीपल लिविंग इनसाइड। मतलब कि अब जंगल है, अब जंगल में ऐसा तो नहीं कि सिर्फ जीव जंतु ही रह रहे हैं, ठीक है, अंदर लोग भी रह रहे हैं, ठीक है, जो आदिवासी वगैरह हैं, ठीक है। वहां पे अब वो कह रहा है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में और नेशनल पार्क में डिफरेंस क्या है। वो कहता है कि दोनों के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनकी राइट्स का डिफरेंस है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में ह्यूमन एक्टिविटीज आर अलाउड, ठीक है, बट नेशनल पार्क्स में नो ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड, जस्ट रिमेंबर दिस थिंग। दिस इज द बेसिक डिफरेंस, ये बहुत ही बेसिक डिफरेंस है। द डिफरेंस बिटवीन वाइल्ड लाइफ एंड नेशनल पार्क मेनली लाइज इन द वेस्टिंग ऑफ राइट्स ऑफ द पीपल लिविंग इनसाइड। जो लोग अंदर रह रहे हैं उनके राइट्स में डिफरेंस है, यानी उनके अधिकारों में डिफरेंस है, ओके। Unlike wildlife sanctuary where certain rights can be allowed, as I already told you, there are some rights which can be allowed in the wildlife sanctuary। In a national park no rights are allowed, ठीक है। वहां पे आप ये नहीं बोल सकते कि मेरे राइट्स इन्फ्रिंज हो रहे हैं, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ माय राइट्स हो रहा है, ठीक है, उसमें नहीं आप कह सकते। तो सिंपल सा आप जो भी नोट्स बना रहे हो उसमें ऐसे लिख सकते हो, जैसे मैंने सिंपल सा बताया ना आपको, ऐसे सर्कल बना लिया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना लिया, ह्यूमन का एच लिख लिया, ह्यूमन एक्टिविटीज लिख लिया, ह्यूमन एक्टिविटीज आर अलाउड, उसको टिक मार्क कर दिया ताकि आपको याद रहे। यहाँ नेशनल पार्क बना लिया, अंदर ह्यूमन एक्टिविटीज लिख लिया, उसको क्रॉस कर दिया ताकि आपको याद रहे कि ह्यूमन एक्टिविटीज आर नॉट अलाउड इन द नेशनल पार्क, ठीक है। यहाँ पे क्या है, सर्टेन राइट्स आर अलाउड, ठीक है, यहाँ पे सर्टेन राइट्स आर नो राइट्स आर अलाउड, ठीक है, जस्ट रिमेंबर दिस थिंग। तो इस तरह से आप डायग्रामेटिकली फॉर्म में छोटे छोटे नोट्स बना सकते हो ताकि आपको याद रहे, ठीक है। नो ग्रेजिंग ऑफ एनी लाइफ स्टॉक इज परमिटेड इनसाइड अ नेशनल पार्क। वो कहता है जो नेशनल पार्क है उसमें ग्रेजिंग अलाउड नहीं है। ग्रेजिंग समझते हो, जानवरों को चरवाते हैं, जानवरों को चरवाते हैं यार, वो शीप वगैरह, भेड़ वगैरह, है ना, हाँ, चराना, है ना, पता होगा सभी को। तो वो कहता है नेशनल पार्क में अलाउड नहीं है, क्योंकि नेशनल पार्क में जैसे मैंने आपको बताया कि ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड नहीं है, ठीक है। सो नो ग्रेजिंग ऑफ एनी लाइफ स्टॉक इज परमिटेड इनसाइड अ नेशनल पार्क व्हाइल इन अ सेंचुरी, ठीक है, द चीफ वाइल्ड लाइफ
वार्डन मे रेगुलेट और कंट्रोल और प्रोहिबिटेड, मतलब कि चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन की मर्जी होगी कि वो उसको रेगुलेट करे, कंट्रोल करे या प्रोहिबिट करे। ठीक है, नेशनल पार्क वाला वार्डन तो मना ही कर रहा है, वो कह रहा है हम तो करने नहीं देंगे, आपको चरवाने नहीं देंगे। ठीक है, वो क्यों चरवाने नहीं देते? नेशनल पार्क आप कहोगे कि सर नेशनल पार्क में तो बड़ी रिस्ट्रिक्शन है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में रिस्ट्रिक्शन नहीं, ऐसा क्यों? क्योंकि नेशनल पार्क में वो वाली स्पीशीज रखी गई हैं कि जो जिनकी प्रजाति खत्म होने वाली है, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में वो स्पीशीज रखी हुई हैं जिनकी प्रजाति खत्म होने में अभी टाइम लगेगा। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। अब फॉर एग्जाम्पल, आप सपोज भगवान ना करे आपको सपोज कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, आपको चलो छोड़ो, आप कह रहे हैं किसी का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, कोई बंदा बीमार है, उसको हॉस्पिटल में रख रहे हैं, उसको आईसीयू में रख रहे हैं। ठीक है, अब आईसीयू में क्यों रखते हैं? उसके आसपास कोई नहीं होता, ठीक है, वो सिर्फ अकेला होता है। ठीक है, लेकिन सपोज अगर किसी को नॉर्मल बुखार है, खाली उसको ग्लूकोज लगा हुआ है, या हल्की सी चोट आई है, अगर उसको हॉस्पिटल में रखा है तो उसके आसपास लोग जा सकते हैं, है ना, उससे मिल सकते हैं। सिमिलरली अब जो आईसीयू वाला है उसके पास क्यों नहीं जाने दे रहे? क्योंकि वो बेचारा खत्म होने वाला है। समझे मेरी बात? और जो नॉर्मल चोट लगी है उसके पास क्यों जाने दे रहे हैं कि अरे यार ये तो ठीक हो जाएगा, सभी लोग उसका हालचाल पूछने जा रहे हैं। बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है। सिमिलरली तो आईसीयू में आप जाओगे तो आपके पास राइट्स नहीं होंगे कुछ करने के, है ना। आप ये नहीं कि भाई उसको आईसीयू में मशीन पड़ी है, मशीन में से हाथ पाके टांग खींच रहे हो उसकी, अरे भैया जिंदा हो गया, ऐसे नहीं बुला सकते। ठीक है ना, डॉक्टर अपने आप देखेगा। लेकिन आप जहां चोट लगी है उसके बाद वो बंदा खुश होएगा, आप मजाक भी करोगे, अरे भाई क्या हो गया, टांग टूट गई क्या, और चक्कर मार लो उसकी गली के, है ना, इस तरह मजाक करोगे। वहां पे जा सकते हो, आराम से हंस खेल सकते हो। ठीक है, यानी कि वहां पे कुछ राइट्स अलाउड होंगे। सिमिलरली जो नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क इज इक्वल टू आईसीयू ऑफ एनिमल्स, जस्ट रिमेंबर दिस थिंग। ठीक है, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होगा? नॉर्मल हॉस्पिटल। सिंपल सा ऐसे याद रखना। ठीक है, सो जैसे कि दोबारा से रिपीट कर देता हूं, द डिफरेंस बिटवीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क मेनली लाइज इन द वेस्टिंग ऑफ राइट्स ऑफ पीपल लिविंग इनसाइड। जो अंदर लोग रह रहे हैं उनके राइट्स में डिफरेंस है बेसिकली। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग। ठीक है, ये हाईलाइट इसलिए किए हुए हैं, ये बोल्ड इसलिए किए गए हैं जो वर्ड्स हैं, ताकि आप इन पे ज्यादा तवज्जो दें। ठीक है, ये मेन क्रक्स है। ठीक है, अनलाइक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वेयर सर्टेन राइट्स कैन बी अलाउड, but in a national park no rights can be allowed. ठीक है, no grazing of livestock is permitted inside a national park, while in a sanctuary the chief wildlife warden may regulate, control or prohibit. Okay, डायग्राम समझा दो। डायग्राम क्या समझाना है, यही तो है कहानी। जैसे पार्क में ग्रेजिंग हो सकती है, नहीं हो सकती यार, लिखा तो हुआ है नो ग्रेजिंग ऑफ एनी लाइवस्टॉक इज परमिटेड इनसाइड अ नेशनल पार्क। ये क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? अच्छा नोट्स बना रहे हो डायग्राम? अरे देवी जी डायग्राम देखो ना, ये बनाया हमने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। मैंने आपको बताया कि इसमें जो राइट्स हैं वो अलाउड नहीं है। आर को क्रॉस कर दिया मतलब ये राइट्स हैं। ठीक है, इसी के बीच में अब यहाँ स्पेस कम है, मैं बाहर बना रहा हूँ, ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड नहीं है, एच ए को क्रॉस कर दिया। ठीक है, ह्यूमन अंदर रहेंगे लेकिन उनकी कुछ एक्टिविटीज नहीं अलाउड है। ठीक है, राइट्स भी अलाउड नहीं है। ठीक है, सॉरी नेशनल पार्क में, उल्टा बोल दिया नेशनल पार्क में। ओके, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आपके राइट्स भी अलाउड है, ह्यूमन एक्टिविटीज भी अलाउड है। ठीक है, दिस इज द बेसिक डिफरेंस। ठीक है, ये समझ आया? दोनों का बेसिक डिफरेंस समझ आया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क का? अभी आगे और डिफरेंस बताया जाएगा आपको और विस्तार पूर्वक, ताकि आपको और अच्छी तरह समझ आए। अब ये बिल्कुल प्योर डिफरेंस है, इसको जरा ध्यान से देखेंगे। डिफरेंस बिटवीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क एक्सक्लूसिवली फॉर, यहाँ WS बोलो तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, NP बोलो तो नेशनल पार्क। नहीं तो थोड़ी देर बाद पूछेंगे सर ये NP क्या है, ये WS क्या है, ऊपर तो दिमाग लगाएंगे नहीं कि WS बोले तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चल रही है तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगी, है ना। तो ठीक है, फिर भी उन बालकों के लिए, उन बच्चों के लिए, प्यारे प्यारे बच्चों के लिए ये हमने दोबारा से बता दिया है, अपनी कंठ को थोड़ा कष्ट दे दिया है। ओके, so wildlife sanctuary is basically for exclusively for wildlife, that is animals, reptiles, insects, birds, plants, etc. designated by the state government, जो state government designate करती है। Similarly national park में भी यही है, exclusively designated by the state government for the conservation of wildlife
बायोडाइवर्सिटी ड्यू टू इट्स नेचुरल, कल्चरल एंड हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस। इसमें फ्लोरा, फोना, इसमें हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स भी आ सकते हैं, ठीक है। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, इसमें हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स भी आएंगे। एम क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपने मेरे से पूछा था कि सर नेशनल पार्क में इतनी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस क्यों हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो स्पीशीज होंगी वो इंडेंजर्ड स्पीशीज होंगी, इंडेंजर्ड, ठीक है। और जो नेशनल पार्क में स्पीशीज होंगी वो होंगी एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड। नाउ द क्वेश्चन इज, मे बी सम ऑफ यू नो अबाउट इंडेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज, ठीक है। जिनको नहीं पता उनके लिए मैंने एक स्लाइड में बताया हुआ है। एक्सटिंक्ट IUCN की, जैसे मैंने आपको बताया कि 9 कैटेगरीज होती हैं, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। आपका होमवर्क है, इसके बारे में पढ़ोगे आप 9 कैटेगरीज के बारे में। जिसमें की सेकंड कैटेगरी है वो है एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, यानी कि वो कौन से मेंबर्स होते हैं जिनको एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड कैटेगरी में रखते हैं। मेंबर्स ऑफ द स्पीशीज सर्वाइव ओनली इन कैप्टिविटी, की मतलब जिसको हम देखभाल रखेंगे, अपनी निगरानी में रखेंगे, उसको कैप्चर करके रखेंगे एक पिंजरे में या कुछ किसी भी सेंटर में, ठीक है। और एज आर्टिफिशियली सपोर्टेड, उसको कुछ दवाइयां ववाइयां देके उसको जिंदा रखेंगे, ठीक है। आउटसाइड देयर हिस्टोरिकल ज्योग्राफिक रेंज, ठीक है। उस स्पीशी को बोलते हैं एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, मतलब कि वो खत्म होने वाली है, उसको हमने कैप्टिविटी में रख के आर्टिफिशियल कोई इंजेक्शन या स्टेरॉइड देके उसको जिंदा रखा हुआ है, ठीक है। दैट इज इट्स सपोज्ड टू बी एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट मतलब खत्म हो जाना, ठीक है। तो एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड मतलब खत्म होने वाली है, एक्सटिंक्ट होने वाली है। एक इसके फर्स्ट कैटेगरी होती है, उसको एक्सटिंक्ट बोलते हैं, ठीक है। फोर्थ कैटेगरी आती है इंडेंजर्ड। वो कौन सी, इसमें कौन सी स्पीशीज आती है जिसमें वेरी हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, मतलब जिसमें रिस्क होता है एक्सटिंक्ट होने का। इनके पॉपुलेशन साइज होता है लेस देन 250 इंडिविजुअल्स, यानी 250 से कम इंडिविजुअल्स रह जाते हैं, तो उसको इंडेंजर्ड कैटेगरी में डाल देते हैं। इसमें वो हैं जो सिर्फ थोड़े बहुत रह गए, 2-3 रह गए, उनको कैप्टिविटी में रखा हुआ है, उनको आर्टिफिशियली सपोर्ट मेडिकल उस पर रखा हुआ है, ठीक है। तो समझ आ गया दोनों में डिफरेंस। IUCN की 9 कैटेगरीज हैं। सेकंड कैटेगरी एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, यानी कि ये ज्यादा मरने की उस पे है, ठीक है। तो ये किस में आएंगी, आपकी नेशनल पार्क में आएंगी, ठीक है। और ये जो इंडेंजर्ड है ये किस में आएगी, आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। वेरी सिंपल, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अभी चलते हैं डिफरेंस की तरफ। एम क्या है इसका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का? एम वही है सर, वाइल्ड लाइफ एंड देयर हैबिटेट शुड बी मेंटेन, मतलब जो वाइल्ड लाइफ है, जो जानवर वानवर है और जो उनका हैबिटेट है, मतलब उनका एक तरह से घर है, जंगल जो घर है वो मेंटेन रहे, ठीक है। सिमिलरली इसमें भी वही है, सेफगार्ड इन्वायरमेंटल, सीनिक एंड कल्चरल हेरिटेज ऑफ द रीजन। सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। इसमें जो ह्यूमन एक्टिविटीज है ये लेस रिस्ट्रिक्टेड है, रिस्ट्रिक्टेड है बस, बट लेस रिस्ट्रिक्टेड है किसमें, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। यानी कि उसमें जनरली परमिशन नहीं चाहिए होती, जनरली, ठीक है। इसमें हाईली रिस्ट्रिक्टेड है, इसमें ऑफिशियल परमिशन चाहिए होती है, किसकी, चीफ वार्डन की, ठीक है। CW आप लिख सकते हो साइड में ताकि ध्यान रहे। इसमें ह्यूमन एक्टिविटीज आर अलाउड टू ए लिमिटेड एक्सटेंट, इसमें स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड बाय द अथॉरिटी। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केम अंडर प्रोटेक्टेड एरियाज डिक्लेयर्ड अंडर वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972, ठीक है। ये प्रोटेक्टेड एरिया, प्रोटेक्टेड एरियाज में आपके आपने सुना हो प्रोटेक्टेड एरिया के बारे में। इसमें आपके टाइगर रिजर्व, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, ये सारे आ जाते हैं, ठीक है। ये प्रोटेक्टेड एरिया के वाइल्ड लाइफ सॉरी प्रोटेक्टिव एरिया के अंदर आते हैं, जो कि मेंशन्ड है अंडर वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 में, ठीक है। सिमिलरली चीफ वार्डन, बताया था ना बेटा पीछे, ये देखो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, CWW, ठीक है, ठीक है। तो इसमें भी नेशनल पार्क में भी सेम है, दैट इज दे कम अंडर प्रोटेक्टेड एरियाज व्हिच वर डिक्लेयर्ड अंडर वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972, ओके। दूसरा डिफरेंस क्या है, ये IUCN की कैटेगरी 4 टाइप ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज में आते हैं और नेशनल पार्क कैटेगरी 2 में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कैटेगरी 2 में क्या है, आपकी एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, जो कि नेशनल पार्क में आएंगी, और कैटेगरी 4 में IUCN की इंडेंजर्ड स्पीसीज। तो यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है, IUCN की कैटेगरी 4 में के प्रोटेक्टेड एरियाज में आएगी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, और IUCN की कैटेगरी 2 में आएंगे नेशनल पार्क्स, ठीक है।
कितने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं? 553 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं और 101 आपके नेशनल पार्क्स हैं। ठीक है, पहला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे थी, कौन सी बनी थी? मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि बनी थी असम में। ठीक है, और पहला नेशनल पार्क कौन सा बना था? हेली नेशनल पार्क, जो कि अब किस नाम से जाना जाता है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, कोई मेरे को बताएगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे है? उत्तराखंड। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। नैनीताल, वाह जी वाह, छागे सर छागे। यूके, यूके बता दो बच्चों, उत्तराखंड है, कहीं बच्चे यूनाइटेड किंगडम समझ लें, उनको बता दो। कहीं गए सर, ब्रिटेन वाले भी नेशनल पार्क हमने इंडिया में कंसीडर किए हुए हैं क्या? ठीक है, कई बच्चे होते हैं यार बेचारे शरीफ से होते हैं, उनको नहीं पता होता। ठीक है तो ये था दोनों में से बिल्कुल बेसिक डिफरेंस। ठीक है, अभी आपको मैं क्वेश्चंस भी पूछूंगा। पहले मेरे को ये बताओ, ये इतना समझ आया? इसमें कोई डाउट तो नहीं है? इसमें कोई डाउट तो नहीं है? दोनों के सिंपल है, इसमें कोई कोई डाउट है जिसको तो बताओ प्लीज। वेरी सिंपल, चलो शुक्र है कुछ चीज तो सिंपल लगी। देखो कुछ ना कुछ तो यार, ऐसे मजा कैसे आएगा फिर, कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा तो। अब कुछ तो पूछो। एनपी कवर्ड एंटर बाउंड्रीज। बाउंड्रीज बोले तो मतलब समझे नहीं मैं। मतलब ऐसे होता है ना, ये नेशनल पार्क होता है, ये एरिया है, पर्टिकुलर एरिया है। ठीक है, ये नेशनल पार्क घोषित किया गया, मतलब इसके चारों ओर फेंसिंग लगाई हुई है, जंगल है एक तरह से। ठीक है, बाउंड्रीज कोई ऐसी स्पेसिफिक बाउंड्रीज नहीं है, मतलब एक एरिया है, पर्टिकुलर एरिया है। ओके सर, एक न्यूज पूछनी है। न्यूज पाजी आपको मैंने कहा है मेरे को व्हाट्सएप किया करो। यहाँ पे अभी इसमें से बताओ, कोई डाउट है तो, इससे रिलेटेड है तो पूछो। सर समझ तो आ गया, बट आपके कुछ शॉर्ट फॉर्म स्किप हो जाते हैं। अब जैसा कि देवी जी ने कहा है, कुछ शॉर्ट फॉर्म स्किप हो जाते हैं। अब देखो, यहाँ बात आती है कॉमन सेंस की। अब देखते हैं हमने ऐसे कौन कौन से शॉर्ट फॉर्म यूज किए हैं जो स्किप होने के चांसेस हैं जिसके। यहाँ कोई शॉर्ट फॉर्म नजर आ रही है? सारी फुल फॉर्म है, इसमें कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है, पहले पेज पे कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है। नाम क्या आपका? ज्योतिका। अब देखो ज्योतिका जी, हमने यहाँ पे कोई शॉर्ट फॉर्म यूज की। यहाँ पे टाइगर, टीआर टाइगर रिजर्व लिखा है, डब्ल्यूएस बताया था वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बीआर बताया था बायोस्फीयर रिजर्व, आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन सेंटर। ठीक है, सीई बोले तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड। ठीक है, यहाँ पे तो बिल्कुल ही नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है कोई भी। डब्ल्यूपीए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, डब्ल्यूएस फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एनपी नेशनल पार्क, डब्ल्यूएस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एनएस एनपी नेशनल पार्क। ठीक है, एस गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, वेरी सिंपल यार। इसमें कोई ऐसी यार, पीए प्रोटेक्टेड एरियाज, एलटीडी लिमिटेड, ये तो यार बच्चों वाली है यार। आईयूसीएन, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। अब बताओ मेरे को कौन सी शॉर्ट फॉर्म नहीं समझ आई ज्योतिका जी? हाँ तो बताओ ना, किस जगह नहीं समझ आई देवी जी? किस जगह नहीं समझ आई बताओ, कौन सी स्किप होगी? अरे शर्मा गई लड़की। अरे देवी जी बताओ, कौन सा नहीं आया? मैं आपको वो बता देता हूँ ना, रिपीट कर देता हूँ। आई रिपीट, सीडब्ल्यू। सीडब्ल्यू बताया तो था, वो लड़के ने बीच में पूछा था मेरे से, याद है आपको? पता नहीं किस बच्चे ने पूछा था मेरे से, तो मैंने बताया था चीफ वार्डन, बताया था मैंने। पता है, अगर आप दिमाग की खिड़कियां खोल के रखोगे ना, तो आपको पहली बार में ही समझ आ जाएगा और पहली बार में ही सुन जाएगा। ठीक है, हाँ अभी कोई बच्चा ऊपर क्वेश्चन पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था यार? सर जूज में सर देखने जाते हैं, वो किस कैटेगरी में आते हैं? ये जूस वाले ये हमने लगाए तो थे देवी जी, एक्सी टू कंजर्वेशन सेंटर बोलते हैं उसको। ये देखो देवी जी, ये देखो एक्सी टू में जू लेके आए ना हम। एक्सी टू में क्या बताया था? जब वो नेचुरल हैबिटेट से किसी
दूसरे हैबिटेट में चले जाएं, ठीक है, अपने नेचुरल में के बजाय आर्टिफिशियल हैबिटेट में चले जाएं, ठीक है। समझ आया? क्या नाम है इनका? बिंदु जी, समझ आया? बिंदु जी समझ आया? When species taken out from its natural habitat and conserve in an outside facility, ठीक है, like zoo, captive, ठीक है, उसको ex situ conservation बोलते हैं। अलाउड होती है एंट्री? ये देवी जी पूछ रहे हैं जू में एंट्री अलाउड होती है, इनको बताना, कोई इनको बताना देवी जी को, जू में एंट्री होती है अलाउड की नहीं होती? जू में नहीं गए देवी जी? चरण कहाँ है आपके? ऐसे चरण आगे करो, स्क्रीन के आगे करो, मेरे को ऐसे छूना है प्लीज, थोड़ा सा करो करो। हाँ, ये आपका आशीर्वाद रहेगा ना तो कसम से यार मेरी आंख में से आंसू आ जाते हैं, पता नहीं यार कैसे, कहां से लाते हो ये क्वेश्चन? हाउ डेयर यू आस्क सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। जू में एंट्री होती है सर? अरे नहीं, जू में इंसानों को रखते हैं, जानवरों की एंट्रियां होती हैं वहां पे, टिकट, अरे वहां लगती नहीं यार, पर्ची काटते हैं मेरे भाई, 1000 रुपए की पर्ची। वहां जाते हो, बचपन में देखा होगा पिंजरे में, मम्मी शेर आ गया, मम्मी चीता आ गया, मम्मी ये है, मम्मी वो है। यार क्या बात करते हो यार भाई, ऐसा मत करो यार। यूपीएससी वाले खुदकुशी कर लेंगे कि सोफिया इंस्टीट्यूट में ऐसे ऐसे बच्चे आए हैं पूछ रहे हैं कि जू में एंट्री होती है सर। ये भगवान, क्या करूं मैं इनका। सर मैं गई थी जू में, वेरी इंटरेस्टिंग, ये देखो एक और आई है, मैं गई थी जू में, वेरी इंटरेस्टिंग, हमने पूछा आपसे। कमाल करती हो देवी जी, क्या यार पूछा है बच्चे ने, 2-3 क्वेश्चन स्किप हो गए, एक बार पूछ लो किन बच्चे के क्वेश्चन स्किप हो गए जो मैंने आंसर नहीं किए इन बिटवीन। किसी बच्चे का क्वेश्चन स्किप हो गया? किसी बच्चे ने और क्वेश्चन पूछा था अभी थोड़ी देर बाद? यार थोड़ा हैव सम कॉमन सेंस ना प्लीज, है ना। यूपीएससी में इंटेलिजेंट होने से पहले कॉमन सेंस जरूरी है, जस्ट रिमेंबर दिस थिंग। अगर कॉमन सेंस नहीं है ना तो सही में यार तपस्या वपस्या करो फिर जाके आएगी। सर असम के टेंपल में एनिमल और बर्ड्स की किलिंग हुई है, ये प्रोहिबिटेड भी है, कुछ बता सकते हैं इसके बारे में? यार मैं मतलब इसके बारे में क्या बताऊं, आप ही तो बता रहे हो मेरे को। असम के टेंपल में एनिमल और बर्ड्स की, अच्छा बलि दी जाती है, अच्छा बलि दी है, ये प्रोहिबिटेड भी है, कुछ बता सकते हो? मेरे को पता नहीं यार, कोई रिलीजियस उनका वो होगा, ठीक है ना। अब वो कौन से बर्ड है, कौन से एनिमल है, वो कौन सी कैटेगरी में है, वो आपको बताना पड़ेगा। आप मेरे को न्यूज भेजो, मैं तभी बता सकता हूँ। सीएटी क्या है? सीएटी कैट कैटेगरी है यार, कैटेगरी। हाँ मेरे को पता है, मेरी क्लास में बच्चे इनोसेंट हो जाते हैं, बाकी टीचर्स को पूरा परेशान करते हैं, मेरे को पता है ना। और एक को ऐसी मैसेज करते रहते होंगे, वो बेचारे टीचर पढ़ाते होंगे और ये बीच में लगे होते होंगे अपने, बीच में दिल करा, ए ये बता, ए ये बता, ऐसे ही है ना, ऐसे ही होता है। एनीवेज कम टू द टॉपिक। वो कह रही अब तो कान पकड़े, वो नहीं पूछना आपसे। अरे यार देवी जी कमाल करते हो, आप ही के कारण तो बच्चे बेचारे हंस लेते हैं आप जैसे सवाल पूछते हैं। सर हम आपकी क्लास में मस्ती कर रहे हैं, अदरवाइज नहीं है। अच्छा नहीं करते, चलो। तो ये समझ आ गया बिल्कुल। आईयूसीएन की 9 कैटेगरीज हैं, ठीक है, जिसमें से सेकंड और फोर्थ मैंने आपको बता दिया। सेकंड जो कैटेगरी है जो कि एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड है, वो नेशनल पार्क में आती है, और फोर्थ कैटेगरी आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आती है। ओके, फोर्थ कैटेगरी में आपकी इंडेंजर्ड स्पीशीज आती हैं, जिनका वेरी हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन होता है, दैट इज कि वो मरने की कगार पर है, लेकिन उसकी पॉपुलेशन 250 से कम है। लेकिन जो एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड है, मतलब कि एक्सटिंक्ट मतलब खत्म हो जाना, और इन द वाइल्ड मतलब दे सपोज टू बी एक्सटिंक्ट, ठीक है, मतलब कि उनको अभी रखा हुआ है सिर्फ कैप्टिविटी में, यानी आर्टिफिशियल उनको दवाइयां ववाइयां दे के रखा हुआ है, ठीक है, उनकी हिस्टोरिकल ज्योग्राफिक रेंज से बाहर, यानी उनकी नेचुरल हैबिटेट से बाहर निकाल कर रखा हुआ है, ठीक है। तो वो आती है एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, और वो जानवर आते हैं आपके नेशनल पार्क्स में, जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है। उसके बाद पढ़ते हैं सर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की इंपॉर्टेंस क्या है। आपको सर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो ठीक है हमने बना दी है, ठीक है,
अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? आप लोग गए भी होंगे शायद, कुछ बच्चे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में, आई होप सो, नेशनल पार्क्स में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में गए होंगे, आई होप सो। नहीं गए, चलो ठीक है, कभी जाना। एनीवेज, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? जो लैंड ओनर्स होते हैं, ठीक है, जिसकी लैंड होती है, जिसकी जगह पे जंगल होता है वो, ठीक है, दे इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर का मतलब समझ पता है किसी को? सब्जियां वब्जियां उगाना, ठीक है, फ्रूट वगैरह उगाना, ठीक है, उसको हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। ग्रेजिंग समझते हो आप, फार्मिंग एंटरप्राइजेस। वाइन प्रोडक्शन, वाइन तो पता ही होगा, शराब। ऑर्गेनिक हॉर्टिकल्चर, ऑर्गेनिक खेती, जैविक खेती जिसको बोलते हैं, ठीक है, इन सब में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। इको टूरिज्म, जैसे मैंने आपको बताया, आप लोग वहां जा सकते हो। मैनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऑफर अकोमोडेशन, टूर गाइड्स, नेचर वॉक्स एटसेट्रा, मतलब वहां जाओ, चलो वलो, सफारी राइड लो, इस तरह से, ठीक है। एजुकेशन और पब्लिक यूज, आपके स्कूल में भी शायद, हमारे स्कूल में लेके गए थे एक बारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, ओके। तो आपके शायद किसी को बच्चा पता हो, बच्चे को जिनके स्कूल में लेके गए होंगे या कॉलेज में, ठीक है। एग्जाम्पल, गोल्फ कोर्सेज भी होते हैं, पिकनिक एरियाज भी होते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, लेक्स भी होते हैं वहाँ पे बोटिंग और स्विमिंग के लिए, ठीक है। देखो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में रिस्ट्रिक्शंस बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, वेरी सिंपल। नाउ द क्वेश्चन केम, दिस क्वेश्चन केम इन 2020, 2020, जो अभी का प्रीलिम्स है। अब कोई बच्चा जवाब नहीं देगा, मैं पहले कह रहा हूं, जिसने जवाब दिया ना उसको मैं बहुत गंदे वाला जलील करने वाला हूं। पहले मेरी बात सुनना ध्यान से, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आप इसका आंसर देने से पहले पहले मेरे जैसे मैं क्वेश्चन समझा रहा हूं, पहले उसको समझो, फिर आंसर देना आपको। ये क्वेश्चन क्या है? ये अभी आया था प्रीलिम्स से, सेट नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 5। विद रेफरेंस टू इंडियाज डेजर्ट नेशनल पार्क, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? अब मान लो आप बिल्कुल ही निठल्ले हो, आपने सिर्फ क्लास में जो मैंने आपको कराया है अभी तक, आपने सिर्फ उतना ही पढ़ा है, आपने इंडिया डेजर्ट नेशनल पार्क के बारे में सुना ही नहीं। आपको इतना पता है कि हाँ यार, नेशनल पार्क ये होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये होती है, दोनों में डिफरेंस ये होता है, आपको सिर्फ इतना पता है जितना मैंने अभी तक आपको कराया, ठीक है। आप कहोगे कि सर इंडिया डेजर्ट नेशनल पार्क के बारे में तो हमने पढ़ा ही नहीं, तो इसका आंसर कैसे देंगे हम? इसका आंसर देने के लिए ना, वो कहते हैं ना, एक तो होता है कि आंसर आना, एक होता है एलिमिनेशन मेथड। अब वो कैसे यूज होगा वो आपको बताया जाएगा। तो पहली स्टेटमेंट है, इट इज स्प्रेड ओवर 2 डिस्ट्रिक्ट, ये 2 जिलों में विस्तृत है, एक्सपेंड है, ठीक है। आपको तो पता ही नहीं कि कौन कौन से जिले हो सकते हैं, तो पहली स्टेटमेंट हमें नहीं पता, हम बिल्कुल मूर्ख हैं, ठीक है। दूसरी स्टेटमेंट कहती है, देयर इज नो ह्यूमन हैबिटेशन इनसाइड द पार्क। अब मेरे को सिंपल सा आंसर दो, क्या नेशनल पार्क के अंदर लोग रह सकते हैं? जो वहां के निवासी हैं वो रहते हैं या नहीं रहते हैं? थप्पड़ मारूंगा खींच के यार। क्या यार, तुम्हारे को सारा पढ़ाया गुड़ गोबर कर दिया यार। अब मतलब जैसे गुस्सा गया नीचे जैसे शुरू हो गया यार। तुम्हारे को मैंने क्या बताया था? अब जवाब देने से पहले ये सुनो, ये मैंने क्या बताया था डिफरेंस। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। द डिफरेंस बिटवीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क मेनली लाइज इन द वेस्टिंग ऑफ राइट्स ऑफ पीपल लिविंग इनसाइड। उनकी राइट्स में डिफरेंस है। इसका मतलब क्या है? लोग वहां रह रहे हैं लेकिन उनके अधिकार नहीं है। Try to understand this thing. The difference between wildlife sanctuary and national park mainly lies in the vesting of rights of people. There are people inside, those who live in that area in national park. They may be tribes, they may be chief warden, or maybe other people. ठीक है, जनरली ट्राइब्स, ठीक है। तो लोग रह रहे हैं बट उनके राइट्स नहीं है। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड ना। तो ये क्या कह रहा है इसमें, दूसरी स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? There is no human habitation inside the park. Is this statement is correct? वो कह रहा है कि ह्यूमन हैबिटेशन नहीं होती, मतलब इंसान नहीं रहते वहां पे अंदर। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट? ऑब्वियसली दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। आपको ये पता चल गया सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अब तीसरी स्टेटमेंट पढ़ेंगे। इट इज वन ऑफ द नेचुरल हैबिटेट ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। आपको पता ही नहीं इंडियन डेजर्ट नेशनल पार्क के बारे में, तो आप ये कैसे बता सकते हो कि इसमें ग्रेट इंडियन बस्टर्ड नाम का जो पक्षी है वो रहता है या नहीं रहता है? आपको इसके बारे में नहीं, इसके बारे में भी नहीं पता। तो यहां से एलिमिनेशन मेथड से आपको इतना सिर्फ आपको ये स्टेटमेंट पता है कि सेकंड स्टेटमेंट तो रॉन्ग है। तो सेकंड स्टेटमेंट किस किस ऑप्शन में है? पहले ऑप्शन में है तो यानी पहला ऑप्शन तो रॉन्ग होगा। दूसरा ऑप्शन है तो दूसरा ऑप्शन भी रॉन्ग होगा। चौथा ऑप्शन है तो चौथा ऑप्शन भी
रॉन्ग होगा। सो आंसर इज सी। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, दिस इज नोन एज एलिमिनेशन मेथड। अगर आपको सर कंसेप्चुअल क्लैरिटी है ना सर, यूपीएससी को भी पता है कि 553 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और 101 नेशनल पार्क बच्चा रट्टे नहीं लगा सकता, इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, लेकिन अगर आपकी कॉमन सेंस है ना यार, अब देखो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं हुआ कि ह्यूमन वहां पे रहते हैं नहीं रहते, बट आपको ये मैंने सिर्फ लाइन बताई थी कि the wildlife sanctuary in wildlife sanctuary national park, the difference basic is the basic difference is the vesting of rights of people living inside। इसका मतलब लोग वहां रह रहे हैं, they living inside, they have a there is human habitation in wildlife sanctuary and national park। समझे मेरी बात? तो इसको कहते हैं कि ध्यान से पढ़ना। आपने वो चीज ध्यान से नहीं पढ़ी, आपने नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क में तो यार कुछ होता ही नहीं है, कुछ होता नहीं है। ये मैंने बताया ना, राइट्स किन के नहीं आएंगे, राइट्स जो लोग रहेंगे उन्हीं की राइट्स की बात हो रही है ना, कोई भूत भूत तो नहीं रह रहे, कोई जानवरों के राइट्स की थोड़ी बात हो रही है। सिंपल यार, सिंपल समझ आया? तो ये क्वेश्चन आया होता सर 2020, ये जो अभी का प्रीलिम्स गया आपका, ठीक है, सिंपल है पाजी ऐसे। तो इस तरह से यार आपने एलिमिनेट करना है कि यूपीएससी ना यार, सिर्फ सच्ची कह रहा हूं, कॉमन सेंस अगर आपकी बढ़िया है ना, आप सिंपल सा दिमाग लगाओगे ना, आप बिल्कुल निठल्ले हो ना, तब भी आप 50 क्वेश्चन आराम से कर सकते हो अगर आपकी कॉमन सेंस है, बिलीव मी। ठीक है सर, इसलिए बोला, आपने बोला ना पार्क के अंदर अंदर रह रहे हैं? समझा नहीं पाजी मैं क्या क्या लिखा है, मेरे को समझ नहीं आया आपकी बात का। पार्क के अंदर अंदर रह रहे हैं यार, जंगल है ये, नेशनल पार्क कोई वो जगह नहीं है कि दीवारें बना रखी हैं, ये नेशनल पार्क एक जंगल है, जंगल। ठीक है, जंगल में लोग रह भी रहे हैं, ठीक है ना, इनके लेकिन राइट्स नहीं है वहां पे। मैंने क्या बताया था, दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में लोगों के पास राइट्स हैं, दे हैव सम राइट्स टू डू समथिंग लाइक ग्रेजिंग। ठीक है, वो एनिमल्स को चरवा सकते हैं, हॉर्टिकल्चर कर सकते हैं, कोई क्रॉप्स उगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन नेशनल पार्क में देयर आर पीपल बट दे डोंट हैव राइट्स। समझे? आई होप यू गॉट माई पॉइंट। समझ गए होगे, सिंपल सा, इसमें कोई, नेशनल पार्क में राइट्स नहीं है सर, ग्रेजिंग के, हॉर्टिकल्चर के, वहां पे जाके आप लेक्स में जाके स्विमिंग कर रहे हो या बोटिंग कर रहे हो, वट एवर यू आर सपोज टू डू, वहां पे राइट्स नहीं है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में है। बट दोनों में जो चीज कॉमन है, देयर आर ह्यूमन हैबिटेशन इन बोथ नेशनल पार्क एज वेल एज इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ओके, तो ये समझ आ गया? प्लीज आ गया? चलो शुक्र है अल्लाह का। आउटसाइड एंट्री नॉट अलाउड, नहीं नहीं अलाउड है यार, नेशनल पार्क में भी लोग देखने जाते हैं, ऐसा मैंने कब कहा? मैंने कहा ह्यूमन हैबिटेशन की बात हो रही है। ह्यूमन हैबिटेशन मतलब क्या, वहां लोग रहते हैं, अंदर होते हैं लोग, जी होते हैं जी। अब हमेशा याद रहेगा सर। चलो, चांदनी जी ने कह दिया तो मतलब याद ही रहेगा अब तो देवी जी को। राइट्स नहीं है उनके पास नेशनल पार्क में। हाँ जी पाजी, आप जल्दी जाग गए बस, बिल्कुल सही बात। आप आपको समझ आ गया मतलब सबको समझ आ गया। देखो यार, सिंपल सी बात है कि अगर आप बिल्कुल बेसिक कॉमन सेंस यूज करोगे ना, तो यू कैन इजिली सेल थ्रू दिस एग्जामिनेशन। इस एग्जामिनेशन में आपकी 80% कॉमन सेंस चलेगी और 20% आपकी इंटेलिजेंस चलेगी। जस्ट रिमेंबर दिस मंत्र। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसमें इंटेलिजेंस यूज होगी, इसमें कॉमन सेंस नहीं यूज होगी। ओके, तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो कि अभी आया था प्रीलिम्स में रिसेंटली, अमंग द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व्स, इनमें से जो ये टाइगर रिजर्व्स हैं, व्हिच वन हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट। आपने सर टाइगर रिजर्व, आपने कहा कि सर मैंने टाइगर रिजर्व पढ़े थे, बस ऊपर के ना 5 ही पढ़े थे। मैंने कहा ठीक है, अब ऊपर के 5 ले लेते हैं। ठीक है, हमने एनविस की ऐसे ENVIS करके वेबसाइट है गवर्नमेंट की, ठीक है, वहां पे
प्रोटेक्टेड एरियाज पे क्लिक करोगे तो उसमें टाइगर रिजर्व्स हैं, ठीक है। तो उसमें सबसे पहला है नागार्जुन सागर श्रीशैलम, ओके, ऐसे करके है नेशनल पार्क। इसमें इसका एरिया लिखा हुआ है 1250, 1193, 723, देन 552, ये टोटल एरिया है। तो जब आप सिर्फ शुरुआत के 2-3 ही पढ़ लोगे ना, 4-5 ही पढ़ लोगे, तो क्योंकि just hold for a second, sorry, so there is a possibility कि you cannot remember the areas, ठीक है, लेकिन आपको सिर्फ इतना पता ये दिया हुआ था, तो इसका एरिया सबसे ज्यादा था किसका, नागार्जुन सागर श्रीशैलम का, ठीक है। तो आपको सिर्फ इतना पता है। तो जैसे ही आपने देखा कि यहाँ पे कॉर्बेट लिखा है, रणथंबोर लिखा है, नागार्जुन सागर लिखा है, सुंदरबन लिखा है, सो द आंसर हियर वुड बी नागार्जुन सागर। क्योंकि यूपीएससी को पता है भैया सब के सब याद करने पॉसिबल नहीं है, लेकिन उनको इतना पता है कि यार बच्चे ने शायद उसको बच्चे को शायद ये पता होगा कि कौन सा एरिया ज्यादा है कौन सा कम है, ठीक है। सिर्फ इतना तो पता होना चाहिए, इतनी बेसिक याद रखो, ठीक है। तो उसके हिसाब से द आंसर वुड बी सी, वेरी सिंपल। सिर्फ आपको लार्जेस्ट एरिया याद रखना है किसका है, बस सिंपल सी बात है। लार्जेस्ट एरिया किसका है, स्मॉलेस्ट एरिया, मतलब कुछ भी अलग सी चीज नजर आए ना कि हाँ यार इस वाले नेशनल पार्क में, इस वाले टाइगर रिजर्व में कुछ अलग सी बात है, इसका एरिया ज्यादा है, इसमें कोई अलग प्रजाति का टाइगर पाया जाता है, ठीक है, इस तरह से कुछ स्पेशल फैक्ट है जिसमें, ठीक है ना, वो याद करना है। तो इसका आंसर भी आसानी से निकल आएगा अगर आपने ध्यान से सिर्फ पढ़ा ही है। एक बार पढ़ोगे तो हल्का सा ध्यान रहता है हर बच्चे के, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले थोड़ा सा हम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब ध्यान से समझना, इसके ऊपर भी अभी क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ये सारे अभी रिसेंट प्रीलिम्स में आए, 10 क्वेश्चन आए कम से कम, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, यानी बायोडाइवर्सिटी के ऊपर 10 क्वेश्चन सर, समझ रहे हो, 10 क्वेश्चन का मतलब समझ रहे हो। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो आया है, जो आया था 1972 में आया था। आप कहोगे सर मैंने हर बार आपको मैं बताता हूँ कि कल मैंने देखे थे बट समझ नहीं लगे थे क्या। अच्छा ये नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व, हाँ 20 नंबर, वो कह रहा 10 नंबर, उसे नंबर ही नहीं पता चल रहा है अभी कितना है। एक नंबर का नहीं होता भाई एक क्वेश्चन, 2 नंबर का होता है। आज समझ आ गया देवी जी, सोफिया जी समझ आ गया। अच्छा सोफिया लिखा था, मेरे को लगता है इंस्टीट्यूट के कोई टीचर मैसेज कर रहे हैं, और यार आपके नाम पे हमारा इंस्टीट्यूट है, क्या बात है देवी जी। चलो आ गया ना, चलो शुक्र है। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, आपको मैंने कई बार बताया कि कुछ भी आप पढ़ो ना, कोई भी कानून पढ़ो, कोई भी एक्ट पढ़ो, तो उसके पीछे का बैकग्राउंड जानो, ठीक है। जैसे आपने पॉलिटी में बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ा, तो उसका बैकग्राउंड क्या है, केशवानंदा भारती केस 1973, ठीक है, उसी में ही बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट आया, ठीक है। तो सिमिलरली वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आने का कारण क्या था, द बैकग्राउंड इज 5 जून 1972 को कॉन्फ्रेंस हुई, यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन human environment in Stockholm. I hope you knew this. This is the capital of Sweden. स्वीडन की कैपिटल है स्टॉकहोम, ठीक है। पूछेगा नहीं आपसे कोई कैपिटल नहीं पूछेगा, बट जस्ट फॉर योर जनरल नॉलेज, ठीक है। तो 5 जून 1972 को यूएन में कॉन्फ्रेंस हुई थी ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट स्टॉकहोम में, ठीक है। दैट्स व्हाई वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 5th ऑफ जून, ओके। और इसी के बाद, ठीक इसके बाद 1972 में इंडिया ने जो एक्ट लेके आया उसका नाम था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, आफ्टर दिस कॉन्फ्रेंस, ठीक है। जो ह्यूमन एनवायरनमेंट पे कॉन्फ्रेंस हुई थी यूएन में, ठीक है, उसके ठीक बाद इंडिया में जो कानून बना जिसका नाम था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ये एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन आया मेरे भाई, कई बार, ठीक है। आपको इसकी शेड्यूल्स याद करने हैं, इसमें 6 शेड्यूल्स हैं आपको याद करने हैं। इसमें ये नहीं कि आपको जानवरों के नाम रटने बैठ रहे हो, ये लॉयन है, ये टाइगर है, ये रेड पांडा है, ये फॉक्स है, ये स्क्विरल है, ये व्हाइट स्क्विरल है, इस तरह नहीं रटने, ठीक है। जनरली अगर वो
जानवरों के नाम पूछते भी हैं तो वो पूछते हैं कि जो न्यूज में रहते हैं, ठीक है। तो जैसे कि अभी रिसेंटली क्वेश्चन पूछा कि एलिफेंट के बारे में, ठीक है। एलिफेंट, फीमेल एलिफेंट का जेस्टेशन पीरियड कितना होता है, फीमेल एलिफेंट का जो भी डेथ रेट पूछा ये वो, ठीक है। क्योंकि अभी रिसेंटली कर्नाटका में काफी सारी किलिंग्स हुई हैं एलिफेंट की, ठीक है। तो इस वजह से एलिफेंट के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ था यूपीएससी में, जो अभी का प्रीलिम्स गया, ठीक है। तो अभी ध्यान देंगे। हाँ, जैसे मैंने आपको बताया कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया 1972 में, ठीक है। और ठीक 1972 में ही आपकी ये सब अमेंडमेंट्स हुई कॉन्स्टिट्यूशन में, यानी कि अमेंडमेंट्स हुई 1972 के बाद हुई, जो कि हुई 1976 में। कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुई 1976 में? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, अमेंडमेंट का नंबर बताओ। 1976 में कौन सी अमेंडमेंट हुई? 44। मर जाओ, 44 हुई, पढ़ मारूंगा। 42nd हुई यार, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। 44 तो 1978 में हुई थी आई थिंक, है ना? 44 तो 1978 में हुई थी यार, एम आई राइट? तुम तो कई बार ना मेरे को कंफ्यूजन में डाल देते हो। लेट मी चेक, जस्ट होल्ड फॉर अ सेकंड। हाँ यार, तुम यार ऐसी, मतलब टीचर। वो 44th हुई थी बेटा, 1978 में 44th हुई थी, ठीक है। 44th 1978 में हुई थी। हाँ, 42nd 1976 में हुई थी यार। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं यार। ये तो रट रट चुकी होगी अमेंडमेंट आपको, कमाल करते हो यार। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में प्रोविजंस डालेगी, इन्वायरमेंट रिलेटेड प्रोविजंस, ठीक है। आपको अगर इन्वायरमेंट के ऊपर ऐसे आ जाए तो आप उसमें डाल सकते हो। जैसे सबसे पहले तो कोड डाल दिया आपने इन्वायरमेंट के ऊपर। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने जब भी कोई ऐसे शुरू करना ना, उससे पहले कोड डालना है। कोड, कोई भी इन्वायरमेंट के ऊपर कोड डाल दिया, जैसे नेचर नर्चर अस, वी हैव टू नर्चर द नेचर। नर्चर समझते हो? देखभाल करना। नेचर नर्चर अस, नेचर हमारी देखभाल करती है, देन वी हैव टू नर्चर द नेचर। समझ रहे हो? उसके बाद आपने डाल दिया कि हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है 5 जून को। और ठीक उसके बाद 1972 में कॉन्फ्रेंस हुई थी सबसे पहली ह्यूमन एनवायरनमेंट के ऊपर 1972 में। और ठीक उसके बाद इन्वायरमेंट रिलेटेड प्रोविजंस आई, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आई 1976 में, जिसमें आर्टिकल 48 ए, ये किस में आता है? फंडामेंटल राइट्स में आते हैं, डीपीएसपी में आता है, फंडामेंटल ड्यूटीज में आता है, किस में आता है? जल्दी बताओ। 48 ए डीपीएसपी, वेरी गुड। बस बस बस, ठीक है। अब ऊपर वाले का देख के नीचे छाप देंगे। अब इधर आ जाओ। 48 ए में क्या है? डीपीएसपी में क्या होता है? बेसिकली स्टेट्स को डायरेक्शंस दी जाती हैं, ठीक है, कि आपको इन प्रोविजंस के रिलेटेड ही कानून बनाना है, ठीक है। पता था सर, अच्छा देवी जी, थम्स अप, ठीक है। द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द इन्वायरमेंट। जिन वर्ड्स को मैंने हाईलाइट किया हुआ है, बोल्ड में लिखा हुआ है, जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, कि आपको वो रटने हैं, वो याद रखने हैं। ये वर्ड्स में हेर फेर कर देता है यूपीएससी। वो कहता है कि स्टेट की ड्यूटी है प्रोटेक्ट करना, इंप्रूव करना है इन्वायरमेंट को। आर्टिकल 48 ए में है, डीपीएसपी में लिखा हुआ है, एंड टू सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री। क्लियर है सर? और आर्टिकल 51 ए का जी, ठीक है, 51 ए किसमें है? जल्दी बताओ, अरे जल्दी 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 जल्दी। फंडा फंडामेंटल राइट्स, मर जाओ। फंडामेंटल ड्यूटीज, वो कह रहा है डीपीएसपी। अरे फंडामेंटल ड्यूटीज हैं बे बावलों, फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। 51 ए आर्टिकल, पूरी की पूरी फंडामेंटल आर्टिकल 51 ए का जो क्लॉज जी है, जी, जी मतलब ग्रीन, ग्रीन से याद रखना। तो ग्रीन में आपके इन्वायरमेंट से रिलेटेड आएंगे। दैट इज ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ, एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर।
कंपैशन मतलब जानवरों के प्रति दया दिखाओ, ठीक है। थोड़ी ये नहीं कि भाई रोज ही मार रहे हैं, मुर्गा खा रहे हैं, मच्छियां खा रहे हैं, मटन खा रहे हैं, ठीक है, तो नॉनवेज नहीं खाना, ठीक है। याद रहेगा, कंपैशन दिखाना है भाई, दया दिखानी। वो कह रहा है ऐसे कैसे सर, अरे मुझे पसंद है। नहीं, हमने कंपैशन दिखाना है, ये आपकी फंडामेंटल ड्यूटी, आर्टिकल 51A जी, ठीक है। तो हर आर्टिकल याद करने का ना एक तरीका होता है, ठीक है ना। जाओ कहीं पे, मान लो दुकान में जाओ, कहीं रेस्टोरेंट में जाओ, वहां बगल वाले टेबल पे आंटी बैठी है मोटी सी, ठीक है, चिकन मंगवा रही है, खींच के थप्पड़ मारा। वो पूछेगी क्यों मारा भाई, अरे उसको बताना है आर्टिकल 51A पता है किसमें है, नहीं, वो कहेगी नहीं पता, फिर खींच के थप्पड़ मारा। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड हुई थी, उसका जो क्लोज जी है उसमें ये मेंशन है टू हैव सम कंपैशन, मतलब दया दिखानी है आंटी लिविंग क्रिएचर्स के ऊपर, ठीक है। और आप ये ठूस रही हो, मुर्गे ठूस रही हो, समझे। इस तरह बताना है भाई, इस तरह याद रहेगा, समझ रहे हो। और जी, आंटी कहेगी मेरे को जी तो याद रहेगा नहीं, फिर एक और थप्पड़ मारना है खींच के, आंटी जी मतलब ग्रीन, ग्रीन मतलब हरा, हरा मतलब इन्वायरमेंट, हरियाली, ऐसे, ठीक है। हाँ हाँ, मैं भी खाता हूँ। हाँ, मैं तो डेली खाता हूँ। ये डोले शोले बनाने हैं ना भाई, समझे नहीं, ठीक है ना। यार ये लिखा हुआ है यार, लिखा हुआ है उसमें, वेदों में लिखा हुआ है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। जो क्षत्रिय हैं, वो जो बॉडी बिल्डर है, उनकी डाइट अलग है, जो ब्राह्मण है उनकी डाइट अलग है, जो स्टूडेंट है उनकी डाइट अलग है, ठीक है। तो सबकी डाइट लिखी हुई है, जिस हिसाब का आपका प्रोफेशन होता है उस हिसाब की डाइट होती है आपकी, ऐसा लिखा हुआ है। मैं नहीं कह रहा, स्क्रिप्चर्स कहते हैं, ठीक है। बट यू हैव टू शो सम कंपैशन फॉर अ लिविंग क्रिएचर्स, just for the sake of your exam you have to remember this article, article 51A G। जी मतलब ग्रीन, ग्रीन मतलब हरियाली, हरियाली मतलब एनवायरमेंट। आई होप यू गॉट इट, आई होप यू गॉट इट। चलो, दैट्स इट। हाँ, सो आर्टिकल 21 तो पता है, जो चीज किसी में नहीं है वो आर्टिकल 21 में है, सिंपल सी बात है। राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट आर्टिकल 21 में है, ठीक है। हाँ, फिर वो आंटी को भेज के खुद खा लो, ठीक है, ठीक है। चलो अब इधर आ जाओ, ठीक है। एनवायरमेंट रिलेटेड प्रोविजंस पता चल गई। एक तो डीपीएसपी, जिसमें स्टेट को डायरेक्शन दी गई है भैया कि आपको एनवायरमेंट बढ़िया रखना है, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना है, इंप्रूव करना है। और आर्टिकल 51A का जी है, जिसमें नेचुरल एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट इंप्रूव करना है। ये सिटीजन की फंडामेंटल ड्यूटी है, इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ, एंड टू शो सम कंपैशन, दया दिखानी है वो लिविंग क्रिएचर्स। और आर्टिकल 21 है राइट टू क्लीन एनवायरमेंट, दैट इज आपका फंडामेंटल राइट है भैया, कि आपको स्वच्छ वातावरण मिले, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपकी ड्यूटी है कि उसको स्वच्छ रखोगे तभी आपको स्वच्छ मिलेगा, ठीक है। आई होप यू गॉट इट। FR यार, फंडामेंटल राइट, क्या कह रहे हो, कोई क्वेश्चन है क्या इसमें? तो क्वेश्चन नहीं होना चाहिए यार। तो आपको बता दिया एनवायरमेंट रिलेटेड प्रोविजंस आपकी डीपीएसपी में, फंडामेंटल ड्यूटी में और आपके फंडामेंटल राइट में। आई होप यू डोंट हैव एनी डाउट, सो शैल वी मूव फॉरवर्ड। डन सर, चलो चलो। तो हम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में पढ़ रहे थे। आया क्यों? 5 जून 1972 कॉन्फ्रेंस हुई थी ह्यूमन एनवायरनमेंट पे, जिस वजह से 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे बनाया जाता है। और 1972 में फिर इंडिया ने कानून लेके आया गया जिसका नाम था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। और ठीक 1972 के बाद जो अमेंडमेंट हुई थी 1976 में, जिसमें एनवायरनमेंट रिलेटेड प्रोविजंस यानी कुछ प्रावधान लेके आए हम अपने संविधान में, जिसमें हमने डीपीएसपी में भी एडिशन किए, फंडामेंटल ड्यूटीज में भी, और आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में तो है ही है आर्टिकल 21 राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट। ओके, तो अब बात करते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान आप सिर्फ सिर्फ आप स्पीशीज के बारे में और इसमें क्या क्या चीजें आती हैं उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान दोगे ना, तो आप इजिली आंसर दे सकते हो, जो कि अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है। तो आप ध्यान से सुनना, ठीक है। और जो इसका आंसर देगा ना, इस क्वेश्चन का आंसर देगा, उसको बाय गॉड फुल इज्जत देंगे आज,
ठीक है, उसका पूरा नाम होगा। ठीक है, तो ध्यान से, एक बार ध्यान से दिमाग खोल के सुनना। तो 6 शेड्यूल हैं आपके वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में। तो पहला शेड्यूल है सर, इसमें स्पीशीज जो यानी कि जो नस्लें हैं, किस तरह की प्रजातियां, नस्लें नहीं बोलूंगा, प्रजातियां बोलूंगा, हाँ, किस तरह की प्रजातियां आती हैं, इंडेंजर्ड स्पीशीज आती हैं। पेनल्टी क्या है, हार्श है, मतलब कि अगर आप उन स्पीशी को आप मारोगे, जैसे आपके सलमान सल्लू भाई ने मार दिया था, वो हिरन को मार दिया था, ठीक है, तो वो भी इंडेंजर्ड में आता था, तो उसको मार दिया था, तो दैट्स वाई सल्लू इज सपोज टू बी फेल्ट गिल्टी फॉर दैट केस। ठीक है, तो इसलिए आपको ऐसे इम्प्रिजनमेंट भी मिलेगी, हार्श पेनल्टी मिलेगी। ठीक है, अगर आप इंडेंजर्ड स्पीशीज को नुकसान पहुंचाओगे। ठीक है, हंटिंग उनकी अलाउड नहीं है। ट्रेड यानी कि उसको आप वो कहते हैं ना जानवरों की तस्करी, उसको ट्रेडिंग बोलते हैं। ठीक है, वो भी प्रोहिबिटेड है। वो कौन कौन से जानवर हैं, जैसे कि टाइगर हो गया, ब्लैक बक हो गया, हिमालयन ब्राउन बियर, ब्राउन एंटलर्ड डियर, ब्लू व्हेल, कॉमन डॉल्फिन, चीता, क्लाउडेड लेपर्ड, हॉर्नबिल्स, इंडियन गैजल एंड मैनी अदर्स। अब ये मत पूछना सर कि इंडियन गैजल क्या है, ये हॉर्नबिल्स क्या है, अब इन्हें आप गूगल कर लेना। ठीक है, हमने जू नहीं खोला हुआ। तो शेड्यूल याद करना है। शेड्यूल पहले वन में कौन से, शेड्यूल फर्स्ट में क्या है, इंडेंजर्ड स्पीशीज है, पेनल्टी क्या है इसकी, हार्श है, इम्प्रिजनमेंट है, हंटिंग इनकी अलाउड नहीं है, ट्रेड भी इनकी प्रोहिबिटेड है, और कुछ 4-5 नाम याद रख लेने इसमें से। ठीक है, कुछ शेड्यूल नंबर सेकंड क्या है, इसमें पेनल्टी हार्श है, इसमें भी इन जानवरों की हंटिंग अलाउड नहीं है, इंडेंजर्ड ही है, इसमें भी इंडेंजर्ड स्पीशीज है, और ट्रेड इनकी प्रोहिबिटेड है। एग्जाम्पल जैसे कि कोहिनूर, ये एक तरह का इंसेक्ट है, असमीज मैकेक, बंगाल हनुमान लंगूर, लार्ज इंडियन सिवेट, ये एक स्क्विरल टाइप की होती है। ठीक है, इंडियन फॉक्स, लार्ज कश्मीर फ्लाइंग स्क्विरल, कश्मीर फॉक्स एंड मेनी अदर्स। ओके, ध्यान से देखते रहना, क्वेश्चन आएगा इसमें। शेड्यूल नंबर 3 और 4 कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल बच्चों वाला। स्पीशीज नॉट इंडेंजर्ड, थर्ड और फोर्थ में वो स्पीशीज आएंगी जो कि इंडेंजर्ड नहीं है, इसकी पेनल्टी कम लगेगी एज कंपेयर टू फर्स्ट एंड सेकंड। ध्यान देने वाली बात है कि अभी देख रहे थे आप शेड्यूल नंबर सेकंड में पेनल्टी हार्श है और शेड्यूल नंबर फर्स्ट में भी हार्श है, लेकिन थर्ड और फोर्थ में जो पेनल्टी है वो लेस है कंपेयर टू फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, स्पीशीज इसमें नॉट इंडेंजर्ड है, फर्स्ट और सेकंड में इंडेंजर्ड थी। ठीक है, इसमें हंटिंग इसमें भी नहीं अलाउड, लेकिन जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, हंटिंग इसमें भी नहीं अलाउड शेड्यूल नंबर थर्ड और फोर्थ के जानवरों, मतलब शेड्यूल नंबर थर्ड और फोर्थ में बेसिकली जानवरों के नाम लिखे हुए हैं, वो बता रहा है कि इनमें कौन सी स्पीशीज है जो कि इंडेंजर्ड नहीं है। ठीक है, पेनल्टी अगर इनको मारोगे तो इस पे पेनल्टी वो कहेगा लगेगी, बट कम लगेगी एज कंपेयर टू जो शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 के जानवरों को मारने की लगेगी। ठीक है, हंटिंग इनकी भी नहीं अलाउड। देखो, हंटिंग ना दूसरे की अलाउड है, ना शेड्यूल 1 की अलाउड है, और ना ही तीसरे चौथे की अलाउड है। एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि हियाना एक तरह की स्पैरो टाइप होती है, हिमालयन रैट, पोर्क्यूपाइन, फ्लाइंग फॉक्स, मालाबार ट्री टोड एटसेट्रा। ठीक है, उसके बाद आता है आपका शेड्यूल नंबर 5, इनकी हंटिंग अलाउड है, इसमें जो जानवर है इसकी हंटिंग अलाउड है। ठीक है, अभी तक आपने देखा शेड्यूल नंबर 3-4 में हंटिंग अलाउड नहीं है, फर्स्ट सेकंड में भी हंटिंग अलाउड नहीं है, फर्स्ट में भी नहीं अलाउड है। ठीक है, लेकिन शेड्यूल नंबर 5 आ गया, इसमें हंटिंग अलाउड है। 5 5 मतलब थप्पड़ खुल गया हमारा, यानी हाथ खुल गए हमारे, थप्पड़ मारना यानी हंटिंग अलाउड है, ऐसे याद रखने का तरीका है। शेड्यूल नंबर 5, हाथ खुल गया, हंटिंग अलाउड। हंटिंग किनकी करेंगे, माइस, चूहे मारने की परमिशन दे रहे हैं, बताओ। रैट, गोलियां खिला के वो मार रहे हैं। कॉमन क्रो, कौवा मार रहे हैं, बताओ। फ्रूट बैट्स, चमगादड़। मतलब क्या यार, ये क्या घटे घटे कानून आते हैं ना, कई बार गुस्सा आता है मेरे को। अबे कौन मार रहा है बे, कौन से बच्चे इतने जालिम हुए पड़े, पकड़ पकड़ के चूहे मार रहे हैं, मेरे को बताओ। ये यार ये पता नहीं क्या करते हैं, मैंने क्या गधे बिठा रखे हैं, कई बार तो गुस्से आती है। वो कह रहे हैं इनके साथ नाइंसाफी क्यों छोटे हैं ना, वही ना, छोटा जो होगा उसको वो मार ही खाएगा हमेशा। घर में भी छोटा भाई बहन होगा ना, थप्पड़ मार के चल पानी लेके आ, चल मैगी लेके आ। और छोटे भाई बहन इतने तेज होते हैं ना, ये मैगी की प्लेट बनाएंगे दो, एक आपके लिए बनाएंगे, एक खुद के लिए बनाएंगे, और इतने चालू होते हैं कि इनकी जो मैगी होती है ना, आपसे लेट खत्म होती है, आपकी जल्दी हो जाती है, और फिर आप ऐसे देखते हो भाई एक चम्मच दे देना। और ये इतने हरामी होते हैं ना, फिर आपको तरसाते हैं
ऐसे ही होता है ना, ये हमेशा मैगी के टाइम में होता है, इनकी मैगी लेट खत्म होती है, पता नहीं क्या, और चम्मच भी इनकी मतलब पैरेलली चल रही होती है आपके साथ, फिर भी पता नहीं क्या होता है कि इनकी लेट खत्म होती है। तो छोटे भाई बहन होते हैं ना, उनके थप्पड़ चल भाई। तो सिमिलरली इनके साथ भी बेचारों के साथ ये नाइंसाफी है। ये चूहे हो गए, कौवा हो गया, फ्रूट बैट्स हो गए, ठीक है, और भी कई जानवर हैं छोटे मोटे, तो इनका आप ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद आता है सर लास्ट आपका आता है शेड्यूल नंबर 6 में आते हैं आपके प्लांट्स दैट आर फॉरबिडन फ्रॉम कल्टीवेशन। फॉरबिडन मतलब जिनकी कल्टीवेशन बैन है, मतलब जिनकी कल्टीवेशन प्रोहिबिटेड है, जिनकी कल्टीवेशन अलाउड नहीं है। शेड्यूल नंबर 6 में आते हैं आपके प्लांट्स। अभी तक आप देख रहे हो जानवर आए हैं सारे, लेकिन शेड्यूल नंबर 6 में आपके प्लांट्स आए हैं। और वो कौन से प्लांट जिनकी कल्टीवेशन प्रोहिबिटेड है, ठीक है। एग्जाम्पल पिक्चर प्लांट, ब्लू वेंडा, रेड वेंडा, कुथ एटसेट्रा, ठीक है। आप कहोगे सर हमने तो ऐसे प्लांट्स के नाम ही नहीं सुने, हमें तो वही पता है गुलाब का फूल, चमेली का फूल, है ना। वो क्या शेर था, फूल हूँ गुलाब का चमेली का मत समझना, आशिक हूँ आपका सहेली का मत समझना, है ना। वो है ना, वो कौन सी पिक्चर है वो, फना पिक्चर। तो आपको तो यही पता होंगे बच्चों वाले, ठीक है ना। हाँ, गेंदा फूल। अमरूद का कौन सा फूल होता है भाई, अमरूद लिख रहा है, अमरूद का कौन सा फूल होता है मेरे भाई। अमरूद का फल तो सुने हैं, अमरूद तो सुने हैं भाई, इनके वहां अमरूद में फूल भी नजर आते होंगे। जैस्मीन, अच्छा। एनीवेज कम टू द टॉपिक, बस बस आ जाओ यार, तुम्हारे से नहीं पूछ रहे। टोबैको कल्टीवेशन बैन है यार यहाँ पे। अरे यहाँ पे प्लांट्स की बात हो रही है देवी जी, यहाँ पे क्रॉप्स की बात नहीं हो रही। टोबैको कम्स अंडर क्रॉप्स, यहाँ पे प्लांट्स की बात हो रही है देवी जी, समझिए। हाँ हाँ, इधर आ जाओ। तो शेड्यूल नंबर 6 में प्लांट्स दैट आर फॉरबिडन फ्रॉम कल्टीवेशन, एग्जांपल पिक्चर प्लांट, ब्लू वेंडा, रेड वेंडा, कोथ एटसेट्रा। अब क्वेश्चन आएगा, अब अपने दिमाग के ज्ञान चक्षु खोल के रखना। हाँ, अब देखो, तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। हाँ, पहले क्वेश्चन ध्यान से सुनना, जब तक मैं नहीं कहूंगा तब तक कोई आंसर नहीं देगा। हाँ, कीबोर्ड पे हाथ लगा के रखो, अंटिल एंड अनलेस, जब मैं कहूंगा नहीं तब तक एंटर नहीं मारना। अब ध्यान से सुनो। इफ अ पर्टिकुलर प्लांट स्पीशीज प्लेस्ड अंडर शेड्यूल नंबर 6, वो कहता है कि अगर कोई पौधे की प्रजाति शेड्यूल नंबर 6 में डाल दी जाती है, व्हाट इज द इम्प्लीकेशन, मतलब इसका मतलब क्या होगा, इसका क्या परिणाम होगा। अ लाइसेंस इज रिक्वायर्ड टू कल्टीवेट दैट प्लांट, उसके लिए क्या हमें लाइसेंस चाहिए उस प्लांट को कल्टीवेट करने के लिए, या सच अ प्लांट कैन नॉट बी कल्टीवेटेड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, कि वो पौधे की हम कल्टीवेशन कर ही नहीं सकते। और तीसरा, इट इज अ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप प्लांट। और चौथा है सच प्लांट इज इन्वेसिव एंड हार्मफुल टू द इकोसिस्टम, वो प्लांट हार्मफुल है इकोसिस्टम के लिए। इसका मतलब क्या हुआ। अब दो आंसर, सही जवाब देने वाले को, अरे वाह वाह वाह, बी इज द राइट आंसर, वेरी गुड यार, अच्छा गए। किसने दिया, एक मिनट इज्जत करेंगे यार उसकी। एक मिनट रुक जाओ यार, वो पीछे चला गया। किसने दिया था, शिवम ने, शिवम रचना, वेरी गुड यार। मैंने कहा था यार, इज्जत, जब इज्जत की बात आएगी फुल इज्जत, शिवम भैया तथास्तु। इसी तरह, बहुत बढ़िया। और रचना देवी जी, ठीक है। तो सिंपल है, अभी मैंने बताया यार 2 मिनट पहले, सी जिसने दिया तो वो तो भाई सल्फास की गोलियां खा लो, ठीक है। हाँ, चांदनी जी आपको भी बहुत बहुत बधाई हो, जबरदस्ती तारीफ। तो जिसने बी आंसर दिया उनको बहुत बहुत बधाई, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया ना यार, यहाँ पे शेड्यूल नंबर 6 में दैट इंक्लूड प्लांट्स दैट आर फॉरबिडन फ्रॉम कल्टीवेशन। देखो उन्होंने क्या ट्रिक चली यूपीएससी वालों ने, फॉरबिडन का मतलब होता है बैन या प्रोहिबिटेड, ठीक है। आपको फॉरबिडन याद है दिमाग में, ठीक है, लेकिन आप यहाँ उलझ गए, अरे यार इसके लिए क्या आपका लाइसेंस चाहिए, ठीक है। आपके दिमाग के साथ ना वो खेलेंगे, मतलब फॉरबिडन की जगह उन्होंने प्रोहिबिटेड डाल दिया, ठीक है, कैनॉट डाल दिया, सिंपल लिख दिया, सिंपल भाषा में। अ प्लांट सच अ प्लांट कैन नॉट बी कल्टीवेटेड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, वो प्लांट्स डाले जाएंगे शेड्यूल नंबर 6 में जिनकी कल्टीवेशन प्रोहिबिटेड है या फॉरबिडन है, ओके। इट्स वेरी सिंपल, सच अ प्लांट कैन नॉट बी कल्टीवेटेड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। सो ये क्वेश्चन भी आया हुआ था 2020 के प्रीलिम्स में।
तो जैसा कि देख सकते हो अभी तक हम 3 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं जो कि बायोडाइवर्सिटी में से आए हैं, एंड मेनी मोर आर सपोज टू कम मोर एंड मोर। ओके, तो इसमें कोई डाउट हो, कोई ऐसी कोई, देखो हमने कुछ, देखो यूपीएससी में बार बार बोल रहा हूं, आपसे सिर्फ जनरल क्वेश्चन पूछेंगी, आपसे ज्यादा वो रॉकेट साइंस नहीं करवाएगी। आप खाली हल्की भी है ना, मतलब नॉलेज है उसके बारे में, तो आप कॉमन सेंस से तो एलिमिनेट करके, जैसे मैंने आपको पहला क्वेश्चन बताया था आपको, ठीक है, उसके थ्रू आप आंसर दे सकते हो। अगर आपको फिर भी नहीं पता तो थोड़ी बहुत इंटेलिजेंस यूज करके, आपको हल्का फुल्का पता है, आपको सर मेरे को शेड्यूल नंबर 6 के हमने प्लांट्स के बारे में नहीं पढ़ा, बट आपको इतना तो पता है शेड्यूल नंबर 6 में वो प्लांट्स आते हैं जिनको कल्टीवेशन करने की परमिशन नहीं है, ठीक है। तो ये सिंपल आंसर है। तो लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने भी आपको ऐसे समझाया कि जब भी कोई आप टॉपिक पढ़ो, जैसे फॉर एग्जांपल आपका पॉलिटी का चल रहा है, चाहे हिस्ट्री का चल रहा है, सपोज करो हिस्ट्री में आपने आज पढ़ा आपने क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में, ठीक है, या नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में, ठीक है। आप क्या करो, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में अच्छी तरह पढ़ो पहले, कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ क्यों था, उसके क्या रेपरकशंस थे, उसके ठीक बाद क्या हुआ, और उसके ठीक पहले क्या हुआ था कि जिस वजह से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुई, स्टार्ट हुई, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है सर, नॉन कोऑपरेशन लिख के, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आगे लिखना है एमसीक्यूज, ठीक है, इसके एमसीक्यूज यूपीएससी, ठीक है, कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन पक्का आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। वो 10-15 क्वेश्चन आपने अपने जो नोट्स बना रहे हो उसी में ही लिख लेने हैं, ठीक है, ताकि आपको याद हो जाए। इससे क्या होगा ना सर, आपकी साइड बाय साइड पैरेलली तैयारी हो जाएगी, और आपको पता चल जाएगा यार मेरे को इन चीजों पे ज्यादा फोकस करना है एज कम्पेयर टू मैं कुछ और ही चीजों के रट्टे मार रहा हूँ। समझ रहे हो सर मेरी बात? तो ये चीज का थोड़ा ध्यान रखो। तो सिंपल है, ये समझ आ रहा है सर? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही देवी जी? समझ आ रहा है, शुक्र है अल्लाह का। चलो आगे चलते हैं। अभी एक और क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है एज कम्पेयर टू अदर क्वेश्चन, ठीक है। इसके लिए आपको रिवर्स के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, रिवर्स के सीक्वेंस के बारे में पता होना चाहिए। जब हम रिवर्स के ऊपर पहुंचेंगे तो आपको थोड़ा सा समझ आ जाएगा। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरियाज, मैंने आपको पहले भी बताया था, प्रोटेक्टेड एरियाज के अंदर आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आते हैं, नेशनल पार्क्स आते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स आते हैं, टाइगर रिजर्व्स आते हैं, ठीक है, ये सब प्रोटेक्टेड एरियाज के अंदर आते हैं। मतलब दे ऑल वर प्रोटेक्टेड बाय द गवर्नमेंट, दैट्स व्हाई दे वर नोन एज प्रोटेक्टेड एरियाज। ओके, तो सो द क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरियाज आर लोकेटेड ऑन कावेरी बेसिन। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कावेरी रिवर कहां से निकलती है। आपको ये सीक्वेंस पता है ऐसे, इनका सबसे ऊपर महानदी होती है, ठीक है, जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं ऐसे लिख सकते हैं जैसे मैं बना रहा हूं, महानदी, देन गोदावरी, then Krishna, and the last one is Kaveri, C for Kaveri, ठीक है। ये सीक्वेंस है, आपको याद रखना है। दे कैन आस्क यू अरेंज द फॉलोइंग रिवर्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ और साउथ टू नॉर्थ, ओके। so the sequence is Mahanadi, Godavari, Krishna, Kaveri, Mahanadi, Godavari, Krishna, Kaveri, okay, last one is Kaveri. So Kaveri river came from Kerala to and passes through Tamil Nadu and drain into Bay of Bengal, okay। तो आपको ये सब नाम पता होना चाहिए, नागरहोल कहाँ पर है, सत्यमंगलम कहाँ पर है, और वायनाड कहाँ पे है, ठीक है। उसके लिए आपको ये मैप बताते हैं थोड़ा सा, जिससे आपको थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ये आप देख सकते हो, सॉरी केरला बोल दिया यार, कर्नाटका बोलना था, सॉरी। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि कावेरी रिवर केम फ्रॉम कर्नाटका, ठीक है, कर्नाटका से पास होते हुए ये तमिलनाडु से निकल रही है, ठीक है, और यहाँ पे कहाँ पे ट्रेन हो रही है, बे ऑफ बंगाल में ट्रेन हो रही है, और यहाँ पे डेल्टा बना दे रही है, ठीक है। तो कावेरी रिवर कहाँ से पास हुई, कर्नाटका से पास होती हुई तमिलनाडु से निकलती हुई यहाँ पे ट्रेन हो रही है, तो 2 स्टेट से निकल रही है, ठीक है। अब
ये लोकेशंस पढ़ेंगे हम कहाँ कहाँ पर हैं। तो जैसे कि इंडिया के टाइगर रिजर्व, इंडिया के 50 टाइगर रिजर्व हैं। अगर आप इसका कुछ शॉर्ट ट्रिक्स मैं आपको बता दूंगा। आपको बताइए किसी टीचर ने, आपका हो चुका है टाइगर रिजर्व वाला पोर्शन? अगर नहीं हुआ तो आई विल टेक दैट। नहीं हुई, ठीक है, ओके। आई टेल यू द ट्रिक्स हाउ टू रिमेम्बर। एक्चुअली क्या है ना, मेरी जो ट्रिक है ना, जो मैंने टाइगर रिजर्व्स याद करने की, मेरी बड़ी टिपिकल सी ट्रिक है। मतलब थोड़ी वैसी हो जाएगी, मतलब आपको शायद ना समझ में आए कि वो मैंने अपने हिसाब से, अगर आप अपने हिसाब से पढ़ोगे तो ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। मतलब अपने, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपके यूपी में कोई दोस्त है, ठीक है, यूपी में जो नेशनल पार्क है या टाइगर रिजर्व है, उसके नाम से याद कर लो कि उसको मैं प्यार से दूधवा बोलती हूँ, ठीक है। इस तरह से मैंने इस तरह से याद किए हुए हैं। एक्चुअली मेरे काफी सारे हर स्टेट में फ्रेंड्स हैं या कोई स्टूडेंट हैं, तो उनके हिसाब से मैंने उनको रिप्रेजेंट किए हैं कि ये वहां का दोस्त है, ठीक है। हाँ, आप बता देना सर, थोड़ा आइडिया लग जाएगा। चलो कोई नहीं, आई ट्राई, ओके। तो जैसे कि देख सकते हो टाइगर रिजर्व ये सत्यमंगलम है। ये सत्यमंगलम कहाँ पे है? ये है सर आपका तमिलनाडु में। ये नीचे है ना तमिलनाडु, ये तमिलनाडु में है, ठीक है। सत्यमंगलम ये रहा आपका नागरहोल। नागरहोल कहाँ पे है आपका? कर्नाटका में। ये नागरहोल, ये आपका सत्यमंगलम, ठीक है। और आपका एक और है, सॉरी, ये नागरहोल हो गया, ये सत्यमंगलम हो गया, ठीक है। और यहाँ पे है आपका वायनाड। एक सेकंड, ये आपका यहाँ पर है कहीं पे, यहाँ पे वायनाड है, ठीक है। तो वायनाड, नागरहोल और सत्यमंगलम पे है कावेरी बेसिन, ये याद रखना आपने, ठीक है। तो कोई भी रिवर करो तो उसके बेसिन पे जो जो टाइगर रिजर्व हैं या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नेशनल पार्क है, तो वो याद करो आप, सिंपल सा, ठीक है। तो इससे आपके क्वेश्चन में गलती नहीं होगी। और पापीकोंडा ऊपर है काफी, आई होप इसमें नहीं दिया हुआ है शायद, लेट मी चेक, इसमें नहीं दिया हुआ, वो ऊपर है कहीं पे, ठीक है, याद रखना वो ऊपर है। एनीवेज, come to the topic. So the answer here would be 1, 3 and 4. So the answer here would be C. Okay. तो ये आप जब आप रिवर्स कराएंगे तो उसमें आपने याद रखना है, जब मैं तो आपको रिवर्स कराऊंगा, इनके सीक्वेंस कराऊंगा, तो आपको इसमें याद रखना है कि किस रिवर के बेसिन पे कौन कौन से नेशनल पार्क सिचुएटेड है, कौन कौन से टाइगर रिजर्व सिचुएटेड है। आप सोचोगे सर इतना सारा करेंगे, इतना सारा कहाँ याद रहेगा? याद रहेगा, आप बार बार पढ़ोगे ना तो याद रहेगा। मुझे पता था, थैंक गॉड। अगर झूठ बोल रही हूँ ना, बोर्ड ने थप्पड़ मारना। छोड़ गए, झूठ बोलती है। सर सेकंड शेड्यूल की स्लाइड दिखा दो। अभी दिखाएंगे देवी जी, अभी सब दिखाएंगे। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which one of the following protected area is well known for the conservation of a subspecies of a Indian swamp deer, यानी जिसको बारहसिंगा बोलते हैं, that thrives well on hard ground and is exclusively graminivorous। ग्रामिनिवोरस का मतलब क्या होता है? वो कहता है जो बारहसिंगा की सब स्पीशी है वो कौन से नेशनल पार्क में प्रोटेक्ट की गई है। अगर आपने नेशनल पार्क पढ़े हो, ठीक है, और हर नेशनल पार्क में ना ये 3 से 4 जानवर रहते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जो वहां के मेन होते हैं, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे, इसका आंसर है ए। वैसे कान्हा नेशनल पार्क ये आपका एमपी में है, मध्य प्रदेश में है, ठीक है। इसके बारे में पढ़ लेते हैं हम थोड़ा सा, कान्हा नेशनल पार्क के बारे में। आपने क्या क्या पढ़ना है वो मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए मैंने पूरी स्क्रीनशॉट लिया हुआ है विकिपीडिया का। कान्हा नेशनल पार्क ये क्या है? एक टाइगर रिजर्व भी है। कान्हा नेशनल पार्क इज आल्सो अ टाइगर रिजर्व, मतलब यहाँ पे टाइगर रिजर्व रखे जाते हैं। एंड अ लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ द स्टेट मध्य प्रदेश, एमपी का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। 2 डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है, मंडल और बालाघाट, ठीक है। आप ये याद नहीं भी रखोगे तब भी चलेगा, आपको सिर्फ ये कहानी नहीं लिखनी बीच की
कि द प्रेजेंट डे कान्हा एरिया इज डिवाइडेड इनटू 2 प्रोटेक्टेड एरिया हलून एंड मंजा 250, ये मत लिखना, ठीक है ना। सिर्फ आपको इतना ऐसे लिखना है, वो भी शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, कान्हा लिख के आगे टीआर लिखना है इज इक्वल टू नेशनल पार्क आल्सो, या टाइगर रिजर्व करके ऐसे स्लैश कर देना, ऐसे नेशनल पार्क स्लैश टाइगर रिजर्व, ठीक है ऐसे। अरे यार ये माउस पता नहीं कब सही होगा, ठीक है। नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व ऐसे लिखना, ठीक है। 2 डिस्ट्रिक्ट कौन से में फैला हुआ है, मंडल और बालाघाट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कौन कौन से जानवर है, यहाँ पे बंगाल टाइगर है, इंडियन लेपर्ड है, स्लोथ बियर है, और बारहसिंगा है, बारहसिंगा, ठीक है, जिसके 12 सींग है इसलिए बारहसिंगा बोलते हैं। और धोले है, धोले ना एक मतलब भेड़िए जैसा होता है लगभग, ठीक है, थोड़ी सी कुत्ते जैसी शक्ल होती है उसकी, थोड़ा भेड़िया जैसा लगता है, ओके। वो कह रहा है इट इज द फर्स्ट टाइगर रिजर्व टू बी ऑफिशियली इंट्रोड्यूस अ मास्कट, मतलब तभी इन्होंने बारहसिंगा वाला क्वेश्चन पूछा कि ये पहला टाइगर रिजर्व है जिसमें बारहसिंगा को लेके आया गया, ये चीज ध्यान रखना, इसीलिए इन्होंने बारहसिंगा के ऊपर क्वेश्चन पूछा। मैंने कहा ना कि किसी भी टाइगर रिजर्व या किसी भी नेशनल पार्क पढ़ोगे ना, उसमें कुछ अलग सी चीज होगी, डिफरेंट सी, वो डिफरेंट चीज आपने याद रखनी है कि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। जैसे कि ये बोल रहे इट इज द फर्स्ट टाइगर रिजर्व टू बी ऑफिशियली इंट्रोड्यूस एज अ मैस्कट, और भूर सिंह यानी बारहसिंगा, सॉरी बारहसिंगा, ओके। और क्या है इसमें, उसके बाद है बारहसिंगा द ज्वेल ऑफ कान्हा। इसमें जो मेन लाइन है वो ये है, जो मैं आपको ग्रामीणी वोरस का मतलब समझा रहा था, इसमें एक्सक्लूसिवली ग्रामीणी वोरस डियर स्पीशीज यानी हिरण की जो स्पीशीज है, बारहसिंगे की जो स्पीशीज है वो पाई जाती है, जो कि टोटली किस पे, ग्रामीणी वोरस का मतलब क्या हुआ, जो टोटली डिपेंड करते हैं, डिपेंड है ग्रासेस पे, घास पे और ग्रास लैंड्स पे, ठीक है। एंड शोज अ प्रेफरेंस फॉर एक्वेटिक प्लांट्स, एक्वेटिक प्लांट समझते हो, जो पानी के बीच में पौधे उगाए जाते हैं उनको एक्वेटिक प्लांट्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ इसमें से सिर्फ ये लाइन एक्सक्लूसिवली ग्रामिनिवोरस डियर स्पीशीज, ग्रामिनिवोरस का मतलब है दोज हु आर थ्राइव ऑन ग्रासेस और ग्रासलैंड्स, ठीक है, और दे शो प्रेफरेंस फॉर द एक्वेटिक प्लांट्स, वेरी सिंपल। तो इस तरह से आपने कुछ भी कोई डिफरेंट सी चीज लगे ना आपको, आपको लगे कि हाँ यार ये कुछ डिफरेंट सा लग रहा है, तो ये मेरे को नोट डाउन कर लेना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से करना है। सो दिस इज हाउ यू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। कुछ क्वेश्चंस और हैं बायोडाइवर्सिटी के ऊपर ही, वो हम लोग कल डिस्कस करेंगे। तो इसमें पहले बताओ कि कोई डाउट हो तो बताओ, इसमें कोई डाउट हो तो बताओ। शुरू से मैं स्लाइड दिखाता हूँ, जिसको डाउट होगा वो पूछ लेना। आई होप कुछ आपको थोड़ी सी कॉमन सेंस यूज करनी है, और 20% आपको इंटेलिजेंस यूज करनी है, और सॉरी बीच में क्लास इंटरप्ट हो गई थी, वो कॉल आ गया था, सॉरी। अभी आ गई वीडियो, अभी आ गई, अभी आ गई, चलो कम टू द टॉपिक। तो जैसे कि आज हमने बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ा, तो मैंने आपको बताया कि 80% आपकी कॉमन सेंस यूज होगी और 20% आपकी इंटेलिजेंस यूज होगी। तो अगर आप बिल्कुल फोकस्ड होके बिल्कुल ध्यान से कोई चीज पढ़ोगे, बिल्कुल शिद्दत से पढ़ोगे ना, तो you can easily sail through this examination. Believe me यार, 80% बच्चे यही करते हैं कि वो रट्टे मारने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क कितने हैं, 553, सबके नाम रट रखे हैं, ठीक है। अब रटने से क्या होगा, उसमें कुछ डिफरेंट सी चीज है, वो पढ़ो कि बारहसिंगा कान्हा नेशनल पार्क में पाया जाता है, मध्य प्रदेश में है, नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में डिफरेंस क्या है, ठीक है ना। तो कायदे से पढ़ो, ठीक है। अभी क्या हुआ कि मेरे पास एक बच्ची का कॉल आया, सर क्वेश्चन नंबर 10 की स्लाइड शो करना। अच्छा, मेरे पास एक बच्चे का कॉल आया, तो ही सेड कि
पढ़ना आपको सारा है, बट ये देखना आपने ध्यान देना कि कौन सी चीज अलग है, वो अलग ही यूपीएससी पूछ लेगा। तो उसने पूछा मेरे से कि सर क्या कहते हैं, मैं अभी जून में पेपर है, अब नेक्स्ट जो एग्जाम है, ठीक है, प्रीलिम्स का नेक्स्ट एग्जाम है, तब तक मेरा हो जाएगा? हाय पता नहीं होगा नहीं होगा, सर मैं पढ़ूं या ना पढ़ूं। अगर आपके दिमाग में अगर आ गया ना कि हाँ यार पता नहीं होगा नहीं होगा, वो नहीं होगा। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि अगर आपके दिमाग में आ गया ना हाय यार ये नहीं होगा मेरे से, ये निकलेगा नहीं, तो वो पक्का नहीं निकलेगा। अगर दिमाग में जहां आ गया, वो कहानी सुने हो साउथ में, एक बंदे को सुपर नेचुरल पावर्स चाहिए थी, वो कहानी सुने हो? वो कहानी सुनी हुई है? एक बंदे को सुपर नेचुरल पावर्स चाहिए थी। चलो एक कहानी सुनाते हैं छोटी सी, जाने से पहले फटाफट एक बढ़िया सी कहानी। एक बार क्या हुआ, एक बार क्या हुआ, साउथ में एक बंदा था, वो कहता कि यार उसको ना बड़ी लत लगी कि यार मेरे को ना सुपर नेचुरल पावर्स चाहिए, ठीक है। वो कहता है मेरे को सुपर नेचुरल पावर्स चाहिए यार, अभी दिखा दूंगा स्लाइड एक बार प्लीज, बी कोऑपरेट, एक मैं कुछ सुना रहा हूँ प्लीज, अभी सारे स्लाइड दिखाएंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो आप? उसको उसको था कि यार मेरे को ना सुपर नेचुरल पावर्स चाहिए। सुपर नेचुरल पावर्स, हवा में उड़ना, पानी पे चलना, या कुछ भी गायब हो जाना, इस तरह की कुछ सुपर नेचुरल पावर्स चाहिए। तो वो काफी जगह इधर उधर गया कि यार मेरे को सुपर नेचुरल पावर्स चाहिए। तो मेरे को पता, वो बड़े बड़े संतों के पास गया, बड़े बड़े टीचर्स के पास गया, लेकिन कहीं बात नहीं बनी। तो फिर वो एक बंदे के पास गया, उसने कहा कि आप यार तिब्बत में जाओ, वहां पे एक मॉन्क है, तो वो आपको सुपर नेचुरल पावर दे देंगे। तो ठीक है। वो बेचारा बहुत ही मतलब ना, उसके अंदर वो जुनून था कि हाँ यार मेरे को सुपर नेचुरल पावर चाहिए चाहिए। तो वो चल के साउथ से कहाँ चला गया, तिब्बत। तिब्बत तो पता होगा आपको सभी को। तो हाँ ठीक है, तो तिब्बत चला गया वहां पे। तो वहां गया तो जैसे हमारे यहाँ साउथ में क्या होता है, साउथ में नॉर्थ में इवन की कहते हैं ना अतिथि देवो भव, कि मतलब जो गेस्ट है वो एक भगवान की तरह है, मतलब ही इज लाइक अ गॉड, ठीक है। घर में सभी ऐसे करते हैं हम लोग, अतिथि देवो भव, है ना। घर में जो मेहमान आते हैं कहते हैं उसकी पूजा होती है ना। कोई भी आपके घर में मेहमान आएगा, आप उसकी इज्जत करोगे, उसकी हॉस्पिटैलिटी करोगे, अच्छी से खातिरदारी करोगे, ठीक है। तो हुआ क्या, अब जब वो गया उधर, क्या कहते हैं, तिब्बत में ऐसा कल्चर नहीं था, ठीक है। तिब्बत में वो गया, वहां पे कोई उसको पूछ ही नहीं रहा कि कौन हो तुम यहाँ क्या करने आए हो। वो देख रहा है क्योंकि मेरे को पूछ ही नहीं रहा। अब हमारे यहाँ तो जैसे खाना पूछते हैं मेहमान को, तो उसको कोई खाना भी नहीं पूछ रहा। और तिब्बत में क्या है, तिब्बत में मेडिटेशन कल्चर है, मतलब कि अगर आप सपोज नहीं खाना खा रहे तो उस चीज को अच्छा मानते हैं वो, क्योंकि मेडिटेशन के लिए फास्टिंग रखते हैं वो लोग, ठीक है। और फास्ट को वो लोग अच्छा मानते हैं, यानी व्रत रखने को वो अच्छी चीज मानते हैं। तो कोई नहीं रख रहा तो उस चीज को भी वो अच्छा मानते हैं। तो कोई उसको हफ्ता बीत गया, 2 हफ्ते बीत गए, उससे कोई बात ही नहीं कर रहा था। कहता है अरे यार ये कैसा, कोई मेरी इज्जत ही नहीं कर रहा। तो वो बेचारा गया, वहां जो मोंक थे, जो मेन मोंक थे, उनके पास गया। तो वो कहते कि मैं यहाँ पे सुपर नेचुरल पावर्स लेने के लिए आया हूँ। तो वो कहते, उन्होंने समझाया उसको, कहते क्या करोगे सुपर नेचुरल पावर्स का, मैं तुम्हें मेडिटेशन सिखा देता हूँ, ध्यान सिखा देता हूँ, ध्यान करना। वो कहते कि उसकी टेंशन मत लो, वो हमारे साउथ में भी सिखाते हैं, बहुत तरह की मेडिटेशन होती है। मतलब उसने, मोक ने काफी कन्विंस किया उसको कि तेरे को मैं ये सिखा दूंगा, मार्शल आर्ट सिखा दूंगा, ये सिखा दूंगा, वो सिखा दूंगा, भाई तू अपने मन को शांत रखियो इससे, मेडिटेशन से। तो कहता नहीं नहीं, मेरे को मेडिटेशन नहीं सीखनी, मेरे को तुम सुपर नेचुरल पावर्स दो अगर दे सकते हो। तो फिर मोंक राजी हो गया। मोंक कहता कि ठीक है, मैं तेरे को सुपर नेचुरल पावर्स दे दूंगा। वो कहता कि ठीक है, मैं तेरे को मंत्र बता दूंगा, तो एक काम करियो, कल सुबह 4 बजे, शार्प 4 बजे तूने आना है यहाँ पे, ठीक है। और सुबह पानी की डुबकी लगानी है, ठीक है, यहाँ पे। अब जैसे पता होगा साउथ में जो टेम्परेचर होता है, ठीक है, वो ठीक होता है, नॉर्मल होता है। लेकिन जो तिब्बत में माइनस में टेम्परेचर होता है, ठीक है, तो पानी बहुत चिल्ड होता है, ठीक है। तो सुबह सुबह गया वो 4 बजे, तो पानी में डुबकी लगा के आया उसके पास, मॉन्क के पास। तो उसने देखा आधी बॉडी उसकी नीली पड़ गई है। जैसे पानी में सर्दियों में नहा लेते हैं ना ठंडे पानी से, तो नीली पड़ जाती है बॉडी, तो नीली पड़ गया।
तो मोंक ने फिर पूछा कि हाँ भाई सुपर नेचुरल पावर्स चाहिए? उसने कहा चाहिए। मोंक कह रहा अरे भाई ये तो मतलब बहुत डिटर्मिनेशन वाला बंदा है। मोंक कहते ठीक है। तो कहते कि उसने मंत्र दिया उसको, सुपर नेचुरल पावर का मंत्र दिया मोंक ने उसको, लड़के को। उसने बोला कि बुद्धम गच्छामि, धम्मम गच्छामि, ऐसे करके 3-4 लाइनें का एक मंत्र दिया, ठीक है। तो उसने कहा कि एक चीज का ध्यान रखना आप। वो कहते क्या? कह रहे ये मंत्र जब रिसाइट करोगे तो एक चीज का ध्यान रखना कि दिमाग में आपके ना मंकी ना आए, मतलब बंदर ना आए आपके दिमाग में, बंदर की ना कोई तस्वीर आए ना बंदर का ख्याल आए, तभी ये मंत्र सक्सेसफुल होगा। तो अब वो मंत्र पढ़ना शुरू हुआ, बुद्धम अहम गच्छामि। जैसे बुद्धम बू बोला, मंकी की फोटो आ जाए, ये तो बड़ा काम खराब हो गया। फिर दोबारा मंत्र पढ़े, फिर बंदर आ जाए दिमाग में उसके याद। फिर दोबारा मंत्र पढ़े, फिर बंदर आ जाए, क्योंकि उसने वादा किया। इसका मतलब ये है सर, इस कहानी का मोरल ये है कि जब आप कुछ सोचते हो ना कि मेरे को ये चीज नहीं करनी, इफ यू से दिस लाइक कि यार ये नहीं होगा, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, या ये काम नहीं हो सकता, वो काम नहीं होगा, पक्की बात है। अगर आप सोचोगे ना ये काम होगा, कि मतलब मेरे को यूपीएससी एट एनी हाउ निकालना है सर, आपने हमेशा, मैंने कई बार आपको बोला कि जब आप सिलेबस देखोगे आपको लगेगा अरे बाप रे कितना ज्यादा सिलेबस है, नहीं तो तब आप वहीं मर जाओगे, ठीक है। आपने क्या करना है, आपको सिंपल सा मैंने एग्जांपल बताया, 7 घंटे डेली के, 7 घंटे, 6 से 7 घंटे आपने देने हैं, 3 घंटे सुबह, 4 घंटे शाम को, क्लासेस के अलावा बता रहा हूं मैं, ठीक है। 6 से 7 घंटे आपने देने हैं, और 6-7 घंटे का मतलब है सर रिलीजियसली फॉलो करना है आपने उस चीज को, ठीक है। रिलीजियसली फॉलो करोगे तो यू कैन इजिली सेल थ्रू दिस एग्जामिनेशन, अदरवाइज अपने आप को ही वो ट्रैप में डाल लोगे। आप अपने बारे में बार बार यही नेगेटिव सोच लाते रहोगे, यार पता नहीं यूपीएससी निकलेगा कि नहीं, अरे यार मेरा होएगा कि नहीं, नहीं होगा, ऐसे सोचोगे ना, नहीं, जहां तुमने वर्ड अपने आप को डाल दिया ना नहीं, जब नहीं वर्ड आ जाता है ना, आपने शायद बुक भी पढ़ी होगी, द सीक्रेट नाम की बुक है, रोंडा बर्न की, ठीक है। तो उसमें भी यही क्या है, जो भी आप सोचते हो वो आपके साथ घटता है। वो कहते हैं ना ऐसा वेदों में बोला गया, योर बॉडी इज लाइक अ कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष मीन्स जो आप कल्पना करते हो, जो आप सोचते हो वो हो जाता है। ऐसा पहले जमाने में, एंशियंट टाइम में ऐसे ही होता था, इंसान जो सोचता था उसको वही मिल जाता था, ठीक है। आप कुछ सोचो कि मेरे को आईएएस बनना है, आईएएस बनना है, मैं एक बुक रिकमेंड करता हूँ, अगर आपको टाइम हो तो वो बुक जरूर पढ़ना। मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, शायद कुछ बच्चों ने पढ़ी भी हो, वेरी फेमस बुक यार। मैं टाइप कर देता हूँ, हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वेरी गुड, द सीक्रेट करके बुक का नाम है, राइटर का नाम है रोंडा बर्न। मैंने टाइप कर दिया, ये बुक जरूर खरीदना यार, बिलीव मी। मतलब वट एवर यू थिंक दैट थिंग अट्रैक्ट्स टुवर्ड्स यू, ठीक है। नेचर आपको वही चीज देगी। आप कहोगे मेरा नहीं होगा एग्जाम, तो वो इस तरह के कारण बनाएगी आपके सामने कि आपका वो काम नहीं होगा। लेकिन अब आप सोचोगे कि अरे यार आज तो मैंने यार मतलब करना ही करना है, मतलब आज तो मैंने करना ही करना है, मेरे एग्जाम पक्का क्लियर होगा, आईएएस बन गया मैं, ये सोच रहा मेरा तो बन गया, मैं तो बन गई आईपीएस, ठीक है ना। नेगेटिव सोचोगे, हाय आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ, हाय काश मेरा ये छोटा सा एग्जाम ही निकल जाए, वो छोटा सा भी नहीं निकलेगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स व्हेन यू थिंक अकॉर्डिंग टू दैट, ठीक है ना। आप सोचोगे उसके बारे में पॉजिटिव, तभी पॉसिबल हो पाएगा, ठीक है। तो एक बार मैं स्लाइड कर देता हूँ। हाँ, क्लास एंड है, जा सकते हो आप, अभी प्रसाद मिल रहा है लास्ट में, 2 मिनट। सर मूवी भी है इस पर, हाँ हाँ मूवी भी है, हाँ स्टैंड लिया तो करेंगे भी बिल्कुल। तो ये देख सकते हो, स्लाइड देख सकते हो, ये पहली स्लाइड है, ये दूसरी स्लाइड है। जिन बच्चों ने नहीं देखी स्लाइड देख सकते हो, जल्दी से देख लो, हम जा रहे हैं, जल्दी 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 जल्दी, डू फास्ट। आई होप सभी को आज का लेक्चर समझ आया होगा, कोई डाउट नहीं होगा, आई विश। सर रुको, रुक गए भैया।
बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़ाई करो यार, बनना है यार, आईएएस बनना, आईपीएस बनना है, ठीक है ना, हिला के रख देंगे। आई होप सभी स्लाइड्स, हाँ जी मैं बनूंगी आईएएस, देवी जी, चलो, हाँ हाँ दिखा रहा हूँ देवी जी, सारे दिखा रहा हूँ मैं, धीरे धीरे, 2-2 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, जल्दी जल्दी कर लो, मेरे को भी जाना है भाई, मेरी डाइट का टाइम हो गया, इंशाल्लाह। तो सभी स्लाइड्स मैंने दिखा दी हैं, सो थैंक यू सो मच, वी विल मीट टुमारो, ओके, सो टेक केयर, हैव अ गुड डे।